हेलो एवरीवन, हेलो बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग सेशन वंस अगेन। और आज हम लोग 20 टॉपिक्स तो कल हम लोग खत्म कर चुके थे बेटा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 21 के साथ एंड लास्टली वी आर गोइंग टू फिनिश एट टॉपिक नंबर 50 जो होगा लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद। दैट इज ग्रेविटेशन सैटेलाइट थ्योरी। ठीक है, इसमें हम लोग मैकेनिक्स इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मैकेनिक्स में वैसे भी ज्यादा थ्योरी का रिवाइज करने के लिए कुछ है नहीं, और मैकेनिक्स का रिवीजन मैं आपको एक अलग से दूंगा। ओनली मैकेनिक्स सारे रिवीजन्स। ठीक है, तो ये 50 टॉपिक्स मैंने बिना मैकेनिक्स के सारे आपके लिए बनाए हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। और बाकी जो मैकेनिक्स है वो तो चलो अलग ही चीज है ना। देयर मोर प्रैक्टिस विल हेल्प अपार्ट फ्रॉम रादर देन रिवाइजिंग द फॉर्मूलास। तो प्रैक्टिस मैं आपको इसको करवाऊंगा बहुत जबरदस्त वाली। वैसे मैं मैकेनिक्स आपको एक बार अभी रिसेंटली पढ़ा चुका हूं पूरा ऑन अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल, है ना। चलिए एनीवेज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 20 टॉपिक जो हो चुके हैं अपने बेटा, उसके बाद जो 21 वाला टॉपिक है अपना, 21st टॉपिक है वो है पाथ डिफरेंस इन YDSC। ठीक है, तो जो YDSC एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमास बनते हैं, मिनिमास बनते हैं, है ना। जो अपना नेट होता है, ए नेट का स्क्वायर इज गिवन बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, है ना। यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं बेटा, तो वो होता है रूट I1, यहां पे भी रूट आ जाएगा, है ना। तो अच्छा, रूट नहीं आएगा यहाँ पे सही है। रूट I1, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, है ना। बिकॉज ए नेट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला अपना बन जाता है। ठीक है, ए नेट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई, ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है ना, तो यहां पे ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यार एक बार पता होना चाहिए कि कहां पे मैक्सिमा बनेगा और कहां पे मिनिमा बनेगा। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हमारे को पता होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यहां पे लिख के बताता हूं, वो भी एक टेबल के फॉर्म में। बड़ा मजा आएगा आपको ये देख के। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा मैक्सिमा, ओके, टेबल के फॉर्म में मस्त रिवीजन हो जाएगा। और यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चे मिनिमा। ये जो कॉस फाई की वैल्यू है ना, ये डिसाइड करती है कि मैक्सिमा बनना है कि मिनिमा बनना है। ठीक है, तो मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, कॉस फाई की वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है। तो कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो मैक्सिमा, -1 के बराबर हो जाए तो मिनिमा। बोलो हाँ या ना भाई। अगर 1 के बराबर हो जाए तो मैक्सिमा और -1 के बराबर हो जाए तो मिनिमा बन जाता है। यस, डन। तो कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होती है? जब फाई की वैल्यू या फिर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, पता है आपको? 2n पाई के बराबर, 2n पाई के बराबर, जहां पे n होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। 2n पाई के बराबर जब हो जाए तो आपका मैक्सिमा मिलता है। आप देखो ना, ट्राई करो, n बराबर 0 डालो तो 2 पाई मिलेगा, 360 मतलब 0 मिलेगा, cos 0 इज 1, है ना। उसके बाद n बराबर आप 1 डालो तो 2 पाई मिल जाएगा, cos 360 अगेन 1। तो 2n पाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गेटिंग मैक्सिमा एज एन एंगल, और cos फाई तो 1 होना चाहिए। तो 2n पाई 0 1 2 3 4 ऐसे आप रखते जाओ। ठीक है, मिनिमा की कंडीशन जानते हो क्या होती है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ एंगल, एंगल होना चाहिए बेटा 2n - 1 इंटू पाई, और यहां पे आपका जो n है वो शुरू होगा 1 से, 1 2 3 4 ऐसे। तो पहली कंडीशन बताओ एंगल की, कब मिलेगा आपको मिनिमा? पहली कंडीशन, n बराबर 1 डाल दो बेटा। यहां पे n बराबर 1 डाल दोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा। पाई इज द पहला एंगल जहां पे -1 मिलता है, cos फाई, cos पाई यानी कि cos 180, है ना, -1। तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमा एंगल होना चाहिए 2n पाई, और ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ मिनिमा एंगल होना चाहिए 2n - 1 इंटू पाई। दिल बना दो अगर बात एकदम क्लियर है बेटा। cos फाई होना चाहिए 1 फॉर मैक्सिमा, cos फाई होना चाहिए -1 फॉर मिनिमा। ये आप कई जगह पढ़ चुके हो ना, यहां पे पढ़ चुके हो, वेव्स में पढ़ चुके हो, है ना। SHM में भी एक आध जगह आ जाता है मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो ये इसकी कंडीशन बन गई। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। ये होता है बेटा फेज डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तुमने शायद इसको ऐसे याद किया होगा कि डेल्टा फाई बराबर
डेल्टा एक्स इंटू 2π/λ, ऐसे याद किया होगा, एक ही बात है। डेल्टा एक्स इंटू 2π/λ लिखो या फिर उसको साइड चेंज करा के ऐसे लिख लो, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस यहां से मिल जाएगा। अगर आप यहां पे फेज डिफरेंस की वैल्यू 2nπ डाल देते हैं ना, तो बहुत प्यारा सा रिजल्ट आता है n लैम्डा। याद आया, याद आया, याद आया, n लैम्डा। n लैम्डा इज द कंडीशन फॉर व्हाट, मैक्सिमा। ट्राई करके देख लो, यहां पे 2nπ डाल दो, डेल्टा फाई के जगह मैक्सिमा की कंडीशन डाल दो 2nπ, तो देखो नीचे से ऊपर से 2π कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे खाली n लैम्डा। तो n लैम्डा इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा फॉर पाथ डिफरेंस। अभी अभी मैं एक मॉक पेपर करवा रहा था कल परसों, उसमें इसी पे क्वेश्चन आया था कि वेवलेंथ इतना है तो बताओ पहला मैक्सिमा कौन से पाथ डिफरेंस पे बनेगा, तो आंसर था उसका बेटा n लैम्डा, सिंपल, ठीक है। मिनिमा के लिए यही चीज, ये चीज 2n-1π अगर आप यहां पे डाल देंगे डेल्टा फाई के जगह पे, तो मिनिमा की कंडीशन क्या बनेगी पता है, 2n-1 λ/2। ये सब याद रहना चाहिए भाई, 2n-1 λ/2। n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के देख लो, n की वैल्यू यहां पे तो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो पहला डेल्टा x आएगा 0 पे, दूसरा आएगा लैम्डा पे, तीसरा आएगा 2 लैम्डा पे, चौथा आएगा 3 लैम्डा पे। ये सब मैक्सिमा देते हैं आपको। और यहां पे देखो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ, तो पहला डेल्टा x कितना आएगा पता है बेटा आपको, पहला आएगा λ/2, दूसरा आएगा 3 λ/2, तीसरा आएगा 5 λ/2, ऐसे ऑड नंबर में चलता जाता है, λ/2, 3 λ/2, 5 लैम्डा/2, ये सब मिनिमा देते हैं। और ये सब 0 लैम्डा 2 लैम्डा ये सब आपको मैक्सिमा देते हैं। क्लियर है तो दिल बनाइए एक बार जल्दी से बेटा, क्लियर है तो एक बार जल्दी से दिल बनाइए। सिंपल सी कंडीशंस बता रहा हूं मैक्सिमास की और मिनिमास की, और कुछ नहीं बता रहा है ना, बहुत सिंपल सी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो फटाफट से। मैक्सिमा कब मिलता है, मिनिमा कब मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा फाई पे क्या होगा, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आप कंडीशन तो जान गए, कंडीशन तो आपको समझ में आ गया, मैक्सिमा का क्या होना चाहिए, मिनिमा का क्या होना चाहिए, है ना। अब ये जो YDSC सेटअप बनता है, यहां पे मान लीजिए 2 स्लिट्स होते हैं ऐसे, तो यहां पे एक दूरी आती है कि कितनी दूरी पे क्या बनेगा, कितनी दूरी पे मैक्सिमा बनेगा, कितनी दूरी पे मिनिमा बनेगा। तो यार इस दूरी का फॉर्मूला यानी कि y का फॉर्मूला होता है डेल्टा x इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, डेल्टा x इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अब मेरे को सब बच्चे बताएंगे एक बार कि सेंट्रल मैक्सिमा तो 0 पे बनता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा कितनी दूरी पे बनता है बेटा, लैम्डा दूरी पे, मतलब लैम्डा डेल्टा एक्स पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होती है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए दूरी कितनी होगी कौन बताएगा, कुछ नहीं करना है, डेल्टा एक्स के जगह वैल्यू डाल देनी है, तो लैम्डा हो जाएगी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, लैम्डा डी/डी पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, डेल्टा एक्स के जगह खाली लैम्डा रख देना है आपको, तो लैम्डा डी/डी पे पहला मैक्सिमा बनेगा। अच्छा उसके बाद अगला मैक्सिमा बेटा देखो, तो अगला मैक्सिमा बनता है 2 लैम्डा पे, यानी कि डेल्टा एक्स जब 2 लैम्डा हो जाए तो बनता है। तो देखो डेल्टा एक्स की जगह आप जैसे ही 2 लैम्डा रखोगे तो अगला मैक्सिमा बनेगा 2 लैम्डा डी/डी पे, है ना। तो ऐसे करके आप सारे मैक्सिमा का डिस्टेंस निकाल सकते हो डेल्टा एक्स की वैल्यू में वैल्यू पुट करके। डेल्टा एक्स इज व्हाट, पाथ डिफरेंस, वाई क्या है, कहां पे मैक्सिमा बना है वो है, तो वहां पे आप वैल्यू डालते जाइएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा डाल देंगे तो लैम्डा डी/डी, 2 लैम्डा डाल देंगे 2 लैम्डा डी/डी। अब आप बताइए ये दो मैक्सिमा के बीच का कितना डिस्टेंस आ रहा है, दो मैक्सिमा के बीच का, तो ऊपर वाला बना है 2 लैम्डा डी/डी पे, नीचे वाला बना है लैम्डा डी/डी पे। जो डिस्टेंस होता है ना दो मैक्सिमा के बीच का, उसको बोलते हैं बेटा फ्रिंज विड्थ। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रिंज विड्थ बीटा। उसका आंसर आएगा लैम्डा डी/डी। देख लो आप, 2 लैम्डा डी/डी पे दूसरा मैक्सिमा, लैम्डा डी/डी पे पहला मैक्सिमा, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना, लैम्डा डी/डी, ठीक है। अब मैं आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बना के आपको ये सिखाता हूं कि देखो अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो पहला मैक्सिमा कहां पे, लैम्डा डी/डी। बट कौन बताएगा पहला मिनिमा कहां पे, मिनिमा तब बनता है बेटे जब लैम्डा हो जाए, मतलब डेल्टा एक्स हो जाए λ/2, हाफ λ/2, तो यहां कहीं पे बनेगा क्या, λ/2 डी/डी। हाँ पहले ही बन जाएगा मिनिमा, है ना,
मिनिमा पहले ही बन जाएगा। तो कितना आसान है, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कहां पे क्या क्या बन रहा है। यहां पे डाल देंगे और आपका काम खत्म, यहां पे आप इसको डाल देंगे और आपका काम खत्म। एक बार जल्दी से दिल बना दो बेटा। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ 9th मैक्सिमा कहां पे बनेगा, मैं आपसे पूछता हूं 9th मैक्सिमा कहां पे बनेगा, क्या करेंगे आप लोग बताइए। देखिए n लैम्डा है ना, मैक्सिमा की कंडीशन n लैम्डा है ना। पहले मैक्सिमा के लिए 1 डालोगे, दूसरे के लिए 2 डालोगे, तीसरे के लिए 3 डालोगे, चौथे के लिए 4 डालोगे, तो 9th के लिए कितना 9 डालोगे। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी 9 लैम्डा। और अगर डेल्टा x 9 लैम्डा है तो y कितना हो जाएगा पता है, y कितना हो जाएगा पता है, y बराबर 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, सबका आंसर आया था 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी बेटा, 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि 9th बोल रहा है ना, 9th बोल रहा है। एक सेकेंड, मुझे आपका चैट अभी लाइव नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा चैट को लाइव चैट में कन्वर्ट कर लेता हूं भाई फटाफट से, है ना। 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, मजा आ गया, डन हो गया, डस्टेड हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, और रिवाइज करते हैं, और क्या क्या रिवाइज करने को है वो सब देखते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बीटा बराबर लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी होता है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मिनिमा की कंडीशन बता दी, मैक्सिमा की कंडीशन बता दी, है ना, तो दैट इज डन एंड डस्टेड। एक होता है बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये भी होता है एक, ठीक है। अगर वो बोलेगा ना एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालो, तो आप इसको सिंपली लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लिख देना, सिंपली लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लिख देना, कैपिटल डी गायब हो जाता है, बिकॉज एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज बीटा अपॉन कैपिटल डी, अपॉन कैपिटल डी कर देते हैं, टैन थीटा टाइप का है, ठीक है, टैन थीटा टाइप का है, डिवाइडेड बाय कैपिटल डी कर देते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा बाई स्मॉल डी इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लेकिन अगर नॉर्मल फ्रिंज विड्थ बोले तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। अच्छा, इंटेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी होती है पता है, 4I0 होती है, और जो मिनिमा पे इंटेंसिटी होती है बेटा वो 0 होती है। मिनिमा पे इंटेंसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है, डन हो गया। चलो अगला टॉपिक है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अच्छा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट होती है यहां पे, है ना, ओनली वन स्लिट इज देयर, और यहां पे आपको मिनिमा की कंडीशन दी जाती है, मैक्सिमा तो ये बीच में बनेगा, पहला मिनिमा कहां बनेगा उसकी कंडीशन दी जाती है बेटा। तो मिनिमा की कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं, मिनिमा बराबर एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा। अब वो बोलेगा पहला मिनिमा तो एन की वैल्यू 1, बोलेगा दूसरा मिनिमा तो एन की वैल्यू 2, बोलेगा तीसरा मिनिमा तो एन की वैल्यू 3, ठीक है। ऐसे आप एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको मिनिमा की कंडीशन मिलती जाएगी। वहां पे मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा लिखते थे, यहां पे मिनिमा के लिए एन लैम्डा लिखेंगे और एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा लिखेंगे। ए इज दिस गैप, ठीक है ना, और थीटा है ये वाला आपका एंगल, कहां पे मिनिमा बन रहा है वो वाला एंगल इज थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे, एकदम डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कि बताओ पहला मिनिमा कहां पे बनेगा। आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में, खाली इस फॉर्मूले में पहला मिनिमा बोल दिया ना, n बराबर 1 डाल देना है और आंसर आ जाता है। साइन थीटा पूछ लेते हैं, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए हो जाएगा n बराबर 1 डालने के बाद। दैट इज इट, इतना ही पूछते हैं आपसे बस, है ना। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का बस यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इधर मिनिमा बन रहा है तो इधर भी एक मिनिमा बनता है, नीचे भी, है ना, और बीच में ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ऊपर मिनिमा नीचे मिनिमा, तो बीच में क्या, मैक्सिमा। तो ये है पूरा का पूरा विड्थ जो है, इसको बोला जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। किसको फॉर्मूला याद है भाई विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का? सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ होता है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, करके आना। और वहीं पे अगर एंगुलर बोल दे, वहीं पे अगर बोल दे एंगुलर विड्थ निकालो, नॉर्मल विड्थ नहीं चाहिए एमएम में, एंगुलर विड्थ चाहिए, तो 2 लैम्डा बाई ए। जैसे वहां पे कैपिटल डी को गायब कर दिया था ना, वैसे ही एंगुलर में यहां पे भी कैपिटल डी को गायब कर देना है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन खत्म। एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा, पहला फॉर्मूला। एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एंगुलर विड्थ और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई ए, एंगुलर विड्थ बोलेगा तो 2 लैम्डा बाई ए।
लिटरली इतना ही है ये टॉपिक, लिटरली बता रहा हूं इतना ही है ये टॉपिक। सारे फॉर्मूले लिखते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, सीधा उठा के सॉल्व करके आ जाओगे, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा आपको, बस यही है ये टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन या फिर मैलस लॉ। मैलस लॉ क्या कहता है कि मान लो यहां से आई इंटेंसिटी एंटर करती है, ठीक है। मान लीजिए बेटा यहां से आपकी आई इंटेंसिटी एंटर करती है। आई इंटेंसिटी यहां से एक पोलराइजर से गुजरने के बाद आधी हो जाती है, तो I/2 हो जाएगी। एक पोलराइजर से गुजरने के बाद ये आधी हो जाती है बेटा, तो I/2 हो जाएगी। और यहां से गुजरने के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है I/2 cos स्क्वायर थीटा। I/2 cos स्क्वायर थीटा, डन, ठीक है। बस इतना करना है। तो मान लीजिए यहां पे आई था, ठीक है, यहां पे आते आते तो I/2 होगा, बाय डिफॉल्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है, तो I का I/2 हो गया। मान लीजिए मैं कहता हूं बच्चे कि यहां पे एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, क्या आप मुझे बता सकते हो फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी? यहां पे I/2 मल्टीप्लाइड बाई वॉट? मल्टीप्लाइड बाई cos 60 का होल स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। तो आपका आंसर आ जाएगा I/8। ये है फाइनल इंटेंसिटी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई कि एंगल इतना है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का, बताओ फाइनल इंटेंसिटी कितनी है? डन एंड डस्टेड, है ना। I/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनिशियल इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। क्या मैलस लॉ डन एंड डस्टेड है अपना बेटा? मैलस लॉ अपना डन एंड डस्टेड है क्या? एक बार जल्दी से मुझे बताइए तो। अगर हाँ तो एक बार जल्दी से दिल बना दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका चैट सामने देख पा रहा हूं, फटाफट एक बार दिल बना दीजिए तो। यस, फटाफट एक बार दिल बना दीजिए बेटा, कम ऑन। यस, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ब्रूस्टर लॉ। पोलराइजेशन में एक और लॉ है जिसका नाम है ब्रूस्टर लॉ। अच्छा, ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है? मान लो किसी मीडियम पे ऐसे लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है ना, लाइट ऐसे इंसिडेंट करी, तो लाइट के साथ दो चीजें होंगी, एक तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये एक रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ये वाली लाइट पोलराइज हो जाती है। पोलराइज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में बचता है भाई। कौन सी लाइट पोलराइज हो जाती है बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर से सुन लो, लाइट एंटर करी, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी हुई, रिफ्रैक्ट भी हुई। अगर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है। और ऐसे केस में जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। जिस एंगल में इंसिडेंस हुआ है उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं बेटा। अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां पे म्यू है ना, तो मैं आपको बता दूं tan थीटा p यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन बराबर म्यू होता है। ये फॉर्मूला है, tan थीटा p यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन बराबर म्यू होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बताओ, मान लो एक मीडियम में ऐसे लाइट एंटर करती है, ठीक है, और ये 45 डिग्री पे एंटर करती है 1 पे। 1 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहां पे देखा गया कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये देखा गया रिफ्रैक्टेड लाइट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो क्या आप मुझे यहां का म्यू निकाल के बता सकते हो? ऐसा बोला गया कि ये कंप्लीटली पोलराइज हो गई, मतलब ब्रूस्टर लॉ लगेगा, कंप्लीटली पोलराइज हो गई। तो म्यू मुझे कौन कौन बता सकता है कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल है बेटा, tan थीटा p बराबर म्यू। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एकदम, ठीक है। तो यहां पे आप थीटा p देख रहे हैं, 45 डिग्री है पोलराइजेशन एंगल, है ना, या फिर ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं उसको। तो आप लिख देंगे tan 45 बराबर म्यू। म्यू की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1, है ना, यहां पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। तो 45 डिग्री पे तब होता है जब यहां पे भी 1 रहे और यहां पे भी 1 रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एंगल आपको दिया जा सकता है और वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 23 टॉपिक्स हो गए अपने, 23 टॉपिक्स हो गए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये तो हो चुका है ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप तो मैंने कल ही करा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से, और टॉपिक का नाम है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ठीक है। यहां तक सब सही चल रहा है ना? तो एक बार जल्दी से दिल बना देना। हाँ सही चल रहा है ना? चलो 1 आ गया था तुम लोगों का आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स आपको मैं थोड़ा बताता हूं, ठीक है ना। 24 नंबर टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, मैं आपको बताता हूं। देखो
पहली प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन जो आइंस्टाइन ने दी थी वो ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hc बाय लैम्डा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, तो h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, ये h है, hc बाय लैम्डा। ये आंसर आता है जूल में, लेकिन अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में अगर आपको वेवलेंथ गिवन है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको एनर्जी चाहिए तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। हालांकि अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और 1240 बाय लैम्डा करना है जब नैनोमीटर में वेवलेंथ गिवन हो। किसमें गिवन हो बेटा वेवलेंथ? नैनोमीटर में आपका वेवलेंथ गिवन हो तो आप ऐसा करेंगे, नैनोमीटर में 1240 अपॉन लैम्डा, लेकिन अगर एंगस्ट्रॉम है तो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी डन एंड डस्टेड, ठीक है। इसके अलावा मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है सिंपली h अपॉन लैम्डा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ओके डन। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बाद। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मान लो कोई सरफेस है, उसमें मान लो कोई ऐसे लाइट गिर रही है, ठीक है। 2020 या 2021 में इससे सवाल आया था बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड n, इसको n से डिनोट कर रहे हैं, इज गिवन बाय पावर ऑफ लाइट अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर ऑफ लाइट अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब देखो, अगर इंटेंसिटी I गिवन है, इंटेंसिटी I, अगर एरिया A गिवन है, तो जानते हो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है बेटा I इंटू एरिया। इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, है ना, तो पावर इज इंटेंसिटी इंटू एरिया, राइट। तो ये इंटेंसिटी है I और A है एरिया, पावर बराबर I इंटू A हो गया। अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो आपने अभी भी पढ़ा hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है IA लैम्डा अपॉन hc। डायरेक्ट आप क्या याद रखो ना, आप याद रखो पावर अपॉन एनर्जी, आप याद रखो पावर अपॉन एनर्जी। पावर हो जाएगा I इंटू A, एनर्जी हो जाएगी hc बाई लैम्डा। कर लोगे तो IA लैम्डा बाई hc आ जाएगा। दिल बना दो, एक और फॉर्मूला आपका मैंने रिवाइज करवा दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन अ सरफेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लिख लो, 4-5 स्टार लगा लो बेटा इसमें आप लोग, है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भाई 2021 में ही आया था, मुझे ऐसा लग रहा है 2021 में ही आया था मेरे ख्याल से, है ना, या फिर 20 में आया होगा, दोनों में से किसी एक साल में आया है, आई एम प्रिटी श्योर। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बताओ, खत्म हो जाएगा। IA लैम्डा बाई hc याद हो जाएगा। वैसे पावर बाय एनर्जी से याद करो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा जाता है भाई? यहां पे एक प्लेट होती है, टारगेट प्लेट, यहां पे होती है एक प्लेट जो कि एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, है ना। इसकी पूरी केसिंग कर देते हैं हम लोग ऐसे करके, ये केसिंग हो जाता है। यहां पे ऐसे पोटेंशियल लगा देते हैं, ये हो गया सारा सेटअप, और यहां पे इसके ऊपर ऐसे लाइट गिरा देते हैं, ठीक है ना, लाइट इसके ऊपर ऐसे गिरा देते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कितने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? Kmax का फॉर्मूला हो जाता है लाइट की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, है ना बेटा। तो ये सारे फॉर्मूले ना मैं एक बार आपको लिस्ट डाउन करके देता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो, Kmax का अलग अलग टाइप का जो भी फॉर्मूला हो सकता है मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। Kmax कुछ नहीं होता, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन को आप लिख सकते हो h न्यू, वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो h न्यू नॉट। तो एक और फॉर्मूला बन गया, देखो, h न्यू लिख सकते हो, h न्यू नॉट लिख सकते हो वर्क फंक्शन को, तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया बेटा। अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हो, Kmax बराबर एनर्जी को लिख सकते हो hc बाई लैम्डा, और इसको लिख सकते हो hc बाई लैम्डा नॉट। लो भाई, एक और फॉर्मूला बन गया। मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपके बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन एंड फॉर वर्क फंक्शन। बाकी होता बहुत आसान है ये, है ना। हम लोग बोलते हैं कि मान लो फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आता है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भागेगा? तो हम बोलते थे ना कि देखो दूल्हा आया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके,
यहाँ लालची बाप को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने बचे, 5 में से 2 खत्म हो गए, बचे 3, तो 3 से इलेक्ट्रॉन भागेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही फॉर्मूला है ये, बस कुछ नहीं है। और एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन करके देख ले, यहाँ पे 5 वर्क फंक्शन 2, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, डन एंड डस्टेड हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हो, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला भी सेम आता है, यानी कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बेटा एकदम सेम टू सेम आता है। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एच बाई वी न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई, मतलब E से डिवाइड हो जाएगा ना, EVS है ना बेटा, EVS है ना, तो E से डिवाइड हो जाएगा, E से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको कुछ सरप्राइज भी देने वाला हूं अभी, और उसमें मॉडर्न फिजिक्स के लिए कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है। लेकिन ये तो टॉपिक रिवीजन है, यहां पे तो हम लोग टॉपिक का फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं बस, है ना। लेकिन एक प्रॉपर रिवीजन का भी मैं आपको प्लान देने वाला हूं बेटा, जहां पे मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत अमेजिंग कुछ प्लान किया हुआ है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, 1 जुलाई 2 जुलाई तक खत्म, 1 जुलाई और 2 जुलाई तक मॉडर्न फिजिक्स आपका हो जाएगा लगभग खत्म। ठीक है, बताऊंगा मैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, फिलहाल इस क्लास पे फोकस करते हैं। तो के मैक्स का फॉर्मूला अपना डन एंड डस्टेड है, अपना EVS यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी डन एंड डस्टेड हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव इट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ वगैरह भी होते हैं। एक ग्राफ होता है जहां पे आप ऊपर की तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रखते हो और इस तरफ आप फ्रीक्वेंसी रखते हो, तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है, ये देखो ऐसे। H इसका स्लोप होता है, और यहां से ये आपका वर्क फंक्शन बताता है। ये क्या बताता है बेटा, वर्क फंक्शन बताता है, ये वाला पॉइंट वर्क फंक्शन। और स्लोप क्या बताता है आपको, तो स्लोप आपको H बताता है, कांस्टेंट होता है वो। ठीक है, तो ये ग्राफ आप एक याद रख लो। ठीक है ना, वर्क फंक्शन ये वाला पॉइंट बताता है। अभी जब मैंने मॉक टेस्ट कराया था तो एक क्वेश्चन इसी का आ गया था कि क्या बताता है ये वाला पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आया था। 2 ग्राफ गिवन थे, पूछ रहा था किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो जो ज्यादा नीचे तक जा रहा है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, इसका वर्क फंक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, जो बच्चे मॉक पेपर अटेंड किए थे उनको याद होगा। ठीक है, चलिए मैटर वेव्स पे आ जाते हैं। मैटर वेव्स पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैटर वेव्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाई H डिवाइडेड बाई P, H डिवाइडेड बाई P यानी कि मोमेंटम। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, H डिवाइडेड बाई P है ना, P को आप लिख सकते हैं बेटा √2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, √2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये एक और फॉर्मूला मैंने आपको बना के दे दिया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को भी लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखी जाती है, √2 टाइम्स मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा 10 रुपए दिया गया जेई के बच्चे को और बोला गया कि यार एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दो ये वाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक बार प्रोटॉन के लिए निकाल दो, एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए निकाल दो। क्या क्या करना है, तो H की वैल्यू डालनी है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है अगर इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है, और V को यानी कि पोटेंशियल को वैसे ही छोड़ देना है। तो जेई के बच्चे ने हमसे 10 रुपए लिए और हमको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया। देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला 2020 में क्वेश्चन आया था इससे, 12.3 अपॉन √V, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। V क्या है, पोटेंशियल। V क्या है बच्चे, पोटेंशियल। पोटेंशियल गिवन रहेगा, 12.3 ऊपर लिखना है, नीचे रूट पोटेंशियल कर देना है। पता है 2020 में क्या क्वेश्चन आया था, ऐसे था कि पोटेंशियल की वैल्यू 100 है, बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, ऊपर 12.3 नीचे √100 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 12.3 डिवाइडेड बाई 10, 1.23 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन आया था 2020 में इसी टॉपिक से। ठीक है, तभी कह रहा हूं ना, ये 50 टॉपिक्स जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के फॉर्मूले सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के बच्चे को बोला गया भाई प्रोटॉन का लिए भी निकाल लो, तो उसने वही काम किया, यहां पे प्रोटॉन का मास डाल दिया, यहां पे प्रोटॉन का चार्ज डाल दिया, H की वैल्यू डाल दी और कन्वर्ट करके दे दिया हमको। तो प्रोटॉन के लिए जो फॉर्मूला है ना बच्चे, वो है 0.286 डिवाइडेड बाई √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये प्रोटॉन का फॉर्मूला हो गया, है ना। यस, ये प्रोटॉन का फॉर्मूला हो गया।
वहीं पे जब अल्फा पार्टिकल बोला गया उसको, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, तो ये आंसर निकल के आया 0.101 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉम। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपका मैटर वेव यहां पे खत्म। मैटर वेव यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया यहां पे खत्म। चलो दिल बनाओ फटाफट बेटा, क्या जबरदस्त रिवीजन हो रहा है आपका। मैटर वेव्स का भी सर ने रिवीजन आपका करवा दिया, ठीक है ना। चलिए 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 फटाफट फटाफट दिल बनाइए बेटा, फटाफट फटाफट दिल बनाइए बच्चे। यस, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। 0.101 करेक्ट, 0.101 है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यार देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जैसे कि बोर मॉडल। तो बोर मॉडल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। पहला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अगर एक अल्फा पार्टिकल को फेंका जाए न्यूक्लियस की तरफ, है ना, न्यूक्लियस का जो चार्ज है बेटा वो है मान लो Z इंटू ई, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर। अल्फा पार्टिकल का चार्ज है मान लो 2 इंटू ई। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कितना मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है, वो एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। एनर्जी ऑफ अल्फा ½ mv² बराबर, जब वो आसपास आ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है KZE इंटू 2E डिवाइडेड बाई R0। R0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन है ना। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देके फेंका गया था, फेंकने के बाद जब वो पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। पोटेंशियल एनर्जी हो गई KQ1 Q2 बाई R। Q1 की वैल्यू है 2E, Q2 की वैल्यू है ZE डिवाइडेड बाई R। यहां से आपका निकल आता है बेटे क्या, यहां से आपका निकल आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, बोर मॉडल में और क्या क्या याद रखना है हमें। बोर मॉडल में एक चीज है बोर्स पोस्टुलेट, जो कहती है MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि ये है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर। NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब आप कंजर्व करते हो फोर्सेस को, आप बोलते हो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाहर की तरफ फोर्स लगेगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल। तो कुछ याद आ रहा है, mv² बाई R बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाता है K। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ZE, तो ये ZE एंड डिवाइडेड बाई R²। तो कुछ नहीं किया मैंने, पहला तो पोस्टुलेट लिख दिया, MVR बराबर NH/2 पाई, सबको आता है क्या। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, MVR बराबर NH/2 पाई, सबको आता है, ठीक है सर। दूसरा मैंने क्या किया है, ये लिखा है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों को सॉल्व करके रेडियस का फॉर्मूला आता है। इन दोनों को सॉल्व करके बेटे रेडियस का फॉर्मूला आता है। मैं बताता हूं वो क्या आता है, n²/z लिखो। सबसे पहले तो आप n²/z लिखो। अब मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, हरिहरन बेटा। हरिहरन मतलब h², हरिहरन h है ना, h², बेटा मतलब बटा अपॉन, ठीक है। 4 पाई 2 ले आना, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई 2 ले आना, और मकई 2 ले आना। मकई खाना चाहते हैं वो, मकई बोलते हैं ना, है ना, मक्का, भुट्टा, मकई भी बोलते हैं उसको, है ना। तो मकई 2 ले आना, ये फॉर्मूला है बेटा। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, अपना खुद का बनाया हुआ घरेलू शॉर्ट ट्रिक है। इससे आप रेडियस का फॉर्मूला रिमेंबर कर सकते हैं। तो रेडियस इज n²/z, h², हरिहरन बेटा यानी कि अपॉन 4 पाई 2, 4 पाई 2 ले आना, मकई 2 ले आना, MKE2। बाकी सारी चीज आप जानते हैं ना, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये वाला जो यहां पे आपने लिखा है 9 × 10⁹, और e क्या है, चार्ज, ठीक है। तो हरिहरन बेटा 4 पाई 2 ले आना, मकई 2 ले आना, डन एंड डस्टेड, याद हो जाएगा। यस, लिख लो चाहो तो शॉर्ट ट्रिक को, और मल्टीप्लाइड बाय n²/z रहता है। हालांकि ये सारा का सारा कांस्टेंट है बेटा, ये h², 4 पाई स्क्वायर, MKE², ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है पता है आपको। अगर उसको सॉल्व कर देंगे तो उसकी वैल्यू आती है 0.529, और आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, दोबारा से सुन लीजिए और याद कर लीजिए। डन एंड डस्टेड हो गया, रेडियस का काम खत्म हो गया, ठीक है।
रेडियस के बाद आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटे z/n 2.2 10 की पावर 6, ठीक है, z/n 2.2 10 की पावर 6, और इसका यूनिट हो जाता है आपका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इतनी स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ठीक है। डन एंड डस्टेड, यस। z/n 2.2 10 की पावर 6, तो बोर मॉडल हो गया बेटा। बोर मॉडल में मैंने आपको बोर पोस्टुलेट पढ़ा दिया है ना, आपको मैंने ये पढ़ा दिया कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होता है। उसके बाद आपको ये एनर्जी फोर्स बैलेंस दिखा दिया कि बाहर की तरफ फोर्स कितना, अंदर की तरफ फोर्स कितना। रेडियस का फॉर्मूला इन दोनों को सॉल्व करके आता है, वो रटने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, हरिहरन बेटा वाली, 4 पाई 2 ले आना, मकई 2 ले आना। वहां से रेडियस का फॉर्मूला आया 0.529 n²/z, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया z/n 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डन। अब एनर्जी पे आ जाते हैं, रेडियस एंड स्पीड तो हो ही गया, एनर्जी पे आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, देखिए बीच में तो न्यूक्लियस होता है, बाहर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसकी दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जोड़ दो तो आती है टोटल एनर्जी, है ना। तो मैं यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला लिखता जाता हूं, देखो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -27.2 z²/n², ये पोटेंशियल एनर्जी है। आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे आप अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो आंसर होता है 13.6 z²/n², आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन। और अगर आप बेटे टोटल एनर्जी निकाल दो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो सोचो -27.2 प्लस 13.6, आंसर आएगा -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गया? समझना क्या है, फॉर्मूला है, याद करना है। क्या कहते हो यार, है ना। पोटेंशियल एनर्जी -27.2, काइनेटिक एनर्जी 13.6 और टोटल एनर्जी -13.6। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है। देख लो आप, डबल नहीं है क्या? 13.6 का डबल नहीं है क्या? बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है सर, डबल है। मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं मैं, साइन सेम होता है, साइन दोनों में नेगेटिव और नेगेटिव होता है ना। तो ऐसे करके आप बता सकते हो किसका डबल है, किसका मैग्नीट्यूड सेम है, किसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे है। दोज थिंग्स यू कैन टेल बेटा, है ना। उस पर मैं नहीं जा रहा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, डन एंड डस्टेड कर दिया, ठीक है। चलिए, एनर्जी डन हो गया। एनर्जी लेवल्स देख लो एक बार जल्दी से, है ना। एनर्जी लेवल्स आप देखोगे तो सबसे पहला वो जो ऑर्बिट होता है n=1, उसकी एनर्जी होती है -13.6। लेकिन उसके बाद ऊपर की एनर्जी कैसे निकालते हैं आप? तो -13.6 z²/n²। तो अगले वाले के लिए आप n=2 रखेंगे। n=2 जब आप यहां पे रखेंगे बेटा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 13.6/4 करना पड़ेगा, आंसर आता है -3.4। तो ऐसे करके आप n की वैल्यू डाल डाल के ऊपर की वैल्यू की ऑर्बिट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं तो आपको खाली वैल्यू बताने आया हूं, मैं आपको बता देता हूं वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ठीक है। n=2 डालोगे -3.4 आ जाएगा, n=3 डालोगे -1.51 आ जाएगा, n=4 डालोगे -0.85 आ जाएगा। एटलीस्ट n=4 तक का फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। एटलीस्ट n=4 तक का फॉर्मूला हर एक बच्चे को बेटा याद होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये मतलब पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। ये दिस इज समथिंग टू रिमेंबर, दिस इज नॉट समथिंग टू टीच, बट दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। तो ये आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, रिडबर्ग इक्वेशन। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ट्रांजिशन लेता है ना। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ट्रांजिशन लेता है, 28वां टॉपिक आ चुका है अपना, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है ना। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बाहर निकालेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो रिडबर्ग इक्वेशन कहता है कि दैट वेवलेंथ 1/λ इज गिवन बाय r टाइम्स z स्क्वायर, r टाइम्स z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है आपका रिडबर्ग इक्वेशन। r टाइम्स z स्क्वायर, r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है, वही 10⁻⁷ वाला है ना। r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट।
Z इज द एटॉमिक नंबर, है ना। N1 और N2 क्या है बेटा, दो ऑर्बिट्स हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन चल रहा है, सिंपल, ठीक है। अब रिडबर्ग इक्वेशन जानने के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जानना है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइमन सीरीज जो होता है ना, उसमें एंड होता है n बराबर 1 पे, n बराबर 1 पे बेटा एंड होता है, तो 2 से आके 1 पे एंड होगा, 3 से आके 1 पे एंड होगा, 4 से आके भी 1 पे एंड होगा, 5 से आके भी 1 पे एंड होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे सुनना, वो बोलेगा कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ बताओ, फर्स्ट लाइन। तो बेटा फर्स्ट लाइन यानी कहां से कहां का ट्रांजिशन हो रहा है, देखो तो पहली लाइन ये वाली है, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, देखो 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है बेटे, 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे 1/λ बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n स्मॉलर स्क्वायर माइनस 1/n लार्जर स्क्वायर। सही है ना, यही फॉर्मूला लगाओगे, n स्मॉलर के जगह पे 1 डाल दोगे, n लार्जर की जगह में 2 डाल दोगे, आपका काम खत्म हो गया। तो रिडबर्ग इक्वेशन वही है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर में दोनों की वैल्यू आप डाल सकते हैं, एक छोटे वाले की डाल दीजिए पहले और एक बड़े वाले की वैल्यू डाल दीजिए बाद में। तो लाइमन सीरीज डन एंड डस्टेड, है ना। अच्छा, ये आपका इंफ्रारेड सीरीज में होता है, ये वाला इंफ्रारेड होता है, अच्छा अल्ट्रावायलेट होता है सॉरी, और फिर ये बाकी सब इंफ्रारेड होते हैं, अल्ट्रावायलेट हो गया। बामर जो है वो विजिबल रीजन में होता है, बामर इज इन विजिबल रीजन, है ना। अच्छा, विजिबल रीजन में क्या हो रहा है देखो, फाइनली ये 2 पे आके एंड होता है, फाइनली कहां पे होता है बेटा, 2 पे आके एंड होता जाता है। तो 3 से 2 हो गया, फिर आपका ये 4 से 2 हो गया, फिर आपका ये 5 से 2 हो गया, फिर आपका ये 6 से 2 हो गया, ऐसे, ठीक है। 3 से 2, 5 से 2, 4 से 2, सब में ऐसे 2 पे जाके एंड होगा। पास्चन सीरीज में 3 पे जाके एंड होगा, ब्रैकेट में 4 पे जाके एंड होगा, फंड में 5 पे जाके एंड होगा। तो ये आप याद रख लो, ठीक है, LBP फिर BP, ठीक है, यानी कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, उसके बाद में फिर फंड, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए बेटा, फटाफट लिख लीजिए बेटा, कमान 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 कमान। तो ये वाला आपका अल्ट्रावायलेट, ये वाला आपका विजिबल, है ना, विजिबल, और ये सब आपके इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टोटल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस, ये क्या टॉपिक है भाई। ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि मान लो n बराबर 4 पे आपका इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 4 पे आपका इलेक्ट्रॉन है, वहां से जंप करके नीचे आना चाहता है, तो कितनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेगा जब वो नीचे आएगा। तो फॉर्मूला है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। तो मान लो अगर वो n बराबर 4 पे है बेटा, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेगा बताओ जरा। तो यहां पे आप लिखेंगे 4 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 या 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 डिफरेंट लाइंस वो निकालेगा, 6 डिफरेंट फोटॉन्स वो निकालेगा। तो n इज नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस में आपका ट्रांजिशन चल रहा है, ठीक है। कल को अगर आपसे बोलता है कि नहीं 4 से 1 पे नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बन गई मान लो, ठीक है। मान लो 8 से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 8 से कहां आ रहा है बेटा, 5 पे आ रहा है। तो आपको पता है क्या देखना है, फॉर्मूला तो वही लगाना है, n(n-1/2), बट आप देखिए कितने नंबर ऑफ लाइंस इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व है नंबर ऑफ लाइंस। 5 से लेके 8 तक में कितने लाइंस हैं, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 लाइंस इन्वॉल्व है ना, 4 लाइंस ना। तो बस n-1/2 पे आप n के जगह 4 लिख दीजिए, ये नंबर ऑफ लाइंस इन्वॉल्व को बताता है। कितने नंबर ऑफ लाइंस इन्वॉल्व हैं बस वो आपको डाल देना है। वही देखो यहां पे भी था, 1 से 4 में 4 लाइंस इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, देखो 1 2 3 4 4 लाइंस इन्वॉल्व थी, तो यहां पे भी हमने 4 लिखा था। तो कितनी लाइंस इन्वॉल्व हैं वो चीज वहां पे आपको लिख देनी है। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर 8 से लेके 2 तक में ट्रांजिशन होता है तो n की वैल्यू कितनी डालोगे फॉर्मूले में, 8 से लेके 2 तक, है ना। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 से लेके 2 तक, बस आप लाइंस काउंट कर लो कितने इन्वॉल्व हैं। देखो मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस इन्वॉल्व है बेटा। तो आप लिखेंगे 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, खत्म। कितनी लाइंस इन्वॉल्व हैं वो आपको लिखना होता है, दैट्स इट, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी डन एंड डस्टेड हो गया। मेरे ख्याल से एटम्स का सारा टॉपिक यहां पे अपना खत्म हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आप आगे बढ़ते हैं, शुरू में ही आपसे बात करी जाती है बेटा कि कितना न्यूक्लियर रेडियस होता है, कितना न्यूक्लियर डेंसिटी होती है और ये सब चीजें। तो मैं आपको बताता हूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला आखिर क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है R0 a की पावर 1/3, ठीक है ना। a क्या है, एटॉमिक नंबर, वही मास नंबर कह लो आप, मास नंबर है एक्चुअली a, है ना। मास नंबर आपको गिवन रहेगा, यहां पे वैल्यू डाल देनी है और आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो R0 a की पावर 1/3 ये हो गया बेटा। अगला टॉपिक है देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो सर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे आ जाएगा 4/3 पाई, r की जगह लिख देंगे R0 a की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर, है ना। r की जगह क्या लिखेंगे आप, R0 a की पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर, मतलब होल क्यूब, सॉरी ना, क्यूब है ना, माय बैड, r का क्यूब है ना बेटा, यस। तो आंसर क्या आएगा 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू a। मतलब ये बहुत सिंपल है यार, ये पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी, आप ऐसे निकाल सकते थे। 4/3 पाई r क्यूब में खाली r की वैल्यू आपको डालनी होती है, दैट्स इट, है ना, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखो डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास कैसे निकालेंगे आप पता है बेटा, मास होता है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है टोटल, उसको ए बोलते हैं। ए क्या है, मास नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सब आ गए इसके अंदर, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास बता देगा बेटा। इसमें बस एक अजम्पशन लिया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर माना गया है, और हम लोग बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3, यहां देखो पाई R0 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय है। R0 इज जस्ट अ कांस्टेंट बेटा, R0 इज जस्ट अ कांस्टेंट, जो R0 के बारे में पूछ रहे हैं यहां पे, R0 इज जस्ट अ कांस्टेंट, वैल्यू होती है 1.2 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जिनका डाउट था R0 के बारे में उनको क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो वापस आओ। तो ये हो गया मास A इंटू MP, और ये हो गया वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम आपने पहले से निकाल के रखा हुआ था। आप देखोगे ना ध्यान से, तो नीचे से और ऊपर से A कैंसिल हो जाता है, आंसर निकल के आता है 3 MP डिवाइडेड बाई 4 पाई R0 क्यूब। क्या समझ में आया, समझ में ये आया सर कि A के इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी जो है वो A के इंडिपेंडेंट है, A पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि A वॉल्यूम में भी था, देखो वॉल्यूम में भी एक A आया था, A की पावर 1/3 का क्यूब करके A आया था, और ऊपर भी मास में भी एक A आ रहा है। तो मास का A और वॉल्यूम का A, दोनों का A कैंसिल हो गया, तो मास नंबर पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है, और इसका जो ऑर्डर आता है वो करीब 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का आता है। इतनी लगभग आती है डेंसिटी, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई सा भी न्यूक्लियस हो, A के इंडिपेंडेंट है इसलिए बोल रहा हूं ऐसा, है ना, A पे डिपेंड ही नहीं करता इसलिए बोल रहा हूं बेटा ऐसा, ठीक है। डन एंड डस्टेड, है ना। चलिए डेंसिटी हो गया न्यूक्लियस का। अगला टॉपिक है बेटा मास डिफेक्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि थ्योरेटिकल मास जब आप निकालेंगे, प्रैक्टिकल मास जब आप निकालेंगे, तो थ्योरेटिकल मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल मास थोड़ा सा कम होता है, यानी कि डेल्टा M मास डिफेक्ट होता है थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल मास। थ्योरेटिकल मास कैसे निकाला जाता है वो सुन लो एक बार आप, है ना। किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बेटा, तो प्रोटॉन होते हैं Z, और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो होता है आपका A-Z। ये न्यूट्रॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर है ना। प्रोटॉन होते हैं Z, न्यूट्रॉन होते हैं आपके A-Z। तो थ्योरेटिकल मास कैसे निकाला जाता है, देखो Z यानी कि प्रोटॉन का नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A-Z यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये थ्योरेटिकल मास है, कितने प्रोटॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन्स हैं A-Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन,
ये थ्योरेटिकल मास ऐसे निकाला जाता है और प्रैक्टिकल मास आपको गिवन रहता है, प्रैक्टिकल मास आपको गिवन रहेगा। तो यहां से आप डेल्टा एम निकाल लोगे, ठीक है ना। डेल्टा एम निकल गया। अब पूछेंगे आपसे बाइंडिंग एनर्जी बताओ, तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है 931.5 इंटू डेल्टा एम इन AMU, और ये आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है mc², आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना, डेल्टा एम इंटू C², लेकिन ये आंसर देता जूल में, इसमें मास रखना पड़ता है केजी में। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जिसमें मास रखना पड़ेगा AMU में और आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वो फॉर्मूला क्या है बेटे, 931.5 इंटू डेल्टा एम इन AMU, ये वाला फॉर्मूला जो आप मॉडर्न फिजिक्स में याद करते हो, ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है अगर उस न्यूक्लियस को आपको तोड़ना है, उसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट यहां से निकल आएगा, डेल्टा एम को आप यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मॉक टेस्ट आप दीजिए, मॉक पेपर्स में मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके करवाता हूं। रेडियो एक्टिविटी अगला टॉपिक बेटा। रेडियो एक्टिविटी कहता है कि मान लो एक सैंपल है, सैंपल में मान लो इनिशियली n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, t बराबर 0 पे n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। थोड़ी देर के बाद t टाइम के बाद सिर्फ n बच जाते हैं, है ना, n लेफ्ट रहते हैं, बाकी डिके हो गए। तो यहां पे एक रिलेशन होता है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ये रिलेशन आपको याद रखना है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है, तो हाफ लाइफ, कितनी देर के बाद ये हाफ हो जाता है, मतलब n की वैल्यू कब n0/2 हो जाती है, तो फॉर्मूला है log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है बेटा, डिके कांस्टेंट, ये देखो ये डिके कांस्टेंट, तो log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और नेचुरल log 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद रखते हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका टी हाफ का बेटे। टी हाफ के बाद एक होता है आपका टी एवरेज या फिर टी मीन, मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला हो जाता है आपका सिंपली 1/लैम्डा, ये आपका एवरेज लाइफ हो जाता है 1/लैम्डा, ठीक है। एवरेज लाइफ इज गिवन बाय सिंपली 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है टी हाफ का, टी एवरेज का, डन हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला एक्टिविटी का भी होता है, एक्टिविटी इज गिवन बाय लैम्डा इंटू एन, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, और एक्टिविटी का फॉर्मूला A0, यहां पे आप लिख सकते हैं A0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना चाहिए तरीके से, है ना। इसको खाली फॉर्मूला याद करके इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लिटरली सच बता रहा हूं मैं, जो सच्चाई है वो तुमको बताऊंगा मैं। तुम फॉर्मूला याद कर लोगे एक्टिविटी का, तुम फॉर्मूला याद कर लोगे एन का, लेकिन जब तक तुमको एक्सपोनेंट सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक तुमसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं बेटा। तो इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स पे एक अलग से प्रहार होने वाला है 1 जुलाई 2 जुलाई के आसपास, और पूरा मॉडर्न फिजिक्स का टेंशन मैं आपका खत्म करने वाला हूं। लेकिन हालांकि ये है फॉर्मूला रिवीजन की क्लास, तो यहां पे मैं आपको सारे फॉर्मूले जो है वो रिवाइज करवा रहा हूं, है ना बेटा। एक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया बेटे, बेक्वेरेल इसकी यूनिट होती है, बेक्वेरेल इज द यूनिट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में मोटे मोटे यही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको यहां पे याद करवा दिए, दोबारा से रिवाइज करवा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 12th खत्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू किया था कल, है ना, और 33 टॉपिक्स आते आते पूरा 12th हमने खत्म कर दिया, आप सभी को बधाई हो। इसमें मैंने सेमीकंडक्टर नहीं डाला है, सेमीकंडक्टर मैंने अभी भी पढ़ाया था प्रबल बैच में, और वैसे भी उसमें ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं यहां पे रिवाइज करने के लिए। लॉजिक गेट्स अब क्या मैं यहां पे रिवाइज कराऊंगा, लॉजिक गेट्स अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। 2 दिन पहले मैंने करवाया है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स ऑन आवर प्रबल बैच। तो जो प्रबल बैच में एकदम रिसेंटली खत्म हुए हैं ना, उनको मैं यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चों ने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। ये तो एक ऐसा रिवीजन है कि भाई कॉन्फिडेंस आ जाए कि पुरानी चीजें मेरे को याद आ रही हैं, पुरानी चीजें याद कर पा रहा हूं मैं, और वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं खत्म कर पा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलिए ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, इस पे आते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इस पे आते हैं। बढ़िया टॉपिक है वेव्स का।
वेव्स शुरू हो गया, 11th को उल्टा शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है। लास्ट चैप्टर है वेव्स, वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ना बेटा क्या होता है मैं आपको बता दूं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन बनती है। एक बनती है स्ट्रिंग की सिचुएशन। स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, जब रस्सी दोनों तरफ से क्लोज्ड हो, दोनों साइड से क्लोज्ड हो, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता जाता हूं। देखो जब रस्सी दोनों साइड से क्लोज्ड होती है ना, तो पहला फ्रीक्वेंसी बनता है बेटा v/2l, दूसरा फ्रीक्वेंसी बनता है 2v/2l, तीसरा फ्रीक्वेंसी बनता है 3v/2l। तो इसमें सारे हार्मोनिक्स आपको मिलते जाते हैं v/2l, 2v/2l, 3v/2l when the rope is closed at both the ends, जब दोनों तरफ से वो एंड में क्लोज होता है। एक का मैं आपको डेरिवेशन करके बताता हूं कि ये आता कैसे है, बस एक का डेरिवेशन बताता हूं, ठीक है। देखो आप क्या बोलेंगे कि नोड से नोड तक की दूरी, यहां पे देखो नोड है, यहां पे भी देखो नोड है, नोड से नोड तक की दूरी होती है λ/2, यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ हो गया λ/2, तो लेंथ हो गया λ/2, है ना, रस्सी की लेंथ हो गई λ/2। अगर लेंथ λ/2 है तो लैम्डा कितना है, 12 है, और v बराबर एफ लैम्डा होता है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी v/λ, यानी कि v/12, लैम्डा इज 12। तो यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, v/2l। तो पहली फ्रीक्वेंसी v/2l, ठीक है, दूसरे में 2 लूप्स बनेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2v/2l, तीसरे में 3 लूप्स बनेंगे, तीसरी फ्रीक्वेंसी 3v/2l, ऐसे चलता जाता है, ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा nv/2 into l, ये याद रखो भाई। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, nv/2l इज द फ्रीक्वेंसी। n को आप 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाइए, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिंग थी यानी कि रस्सी थी, है ना, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एकदम ऐसा ही फॉर्मूला बनता है बेटा जब ओपन ऑर्गन पाइप होता है, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का फॉर्मूला सेम है। आपको मैं लिख के बता देता हूं यहां पे, ओपन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड्स, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। पाइप में देखो क्या हो रहा है, ओपन ऑर्गन पाइप है, यहां पे भी ओपन है बेटा, यहां पे भी ओपन है, तो पहला फ्रीक्वेंसी v/2l, हो यही तो आया था स्ट्रिंग का भी। दूसरा फ्रीक्वेंसी 2v/2l बेटा, उसका भी वही आया था। तीसरा फ्रीक्वेंसी 3v/2l, उसका भी वही आया था। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो ओपन ऑर्गन पाइप हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो जिसको फिक्स किया गया हो बोथ एंड्स पे। आंसर इज nv/2l फ्रीक्वेंसी का। n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, 1 2 3 4 रखते जाइए, आपको फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। चलो दिल बनाओ, एकदम आसान करके दिया ये टॉपिक, फटाफट एक बार दिल बनाओ बेटा। स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप पूछे या फिर स्ट्रिंग बोले, दोनों साइड में जो कि फिक्स है, सेम फॉर्मूला आपका रहने वाला है, ठीक है। अच्छा इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, पहले वाले को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिक क्या होता है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक। तो आप देखिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में v/2l के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, 2v/2l है, पहला v/2l, दूसरा 2v/2l, तो सेकंड हार्मोनिक बन गया। तीसरे में क्या है 3v/2l, तो थर्ड हार्मोनिक बन गया। तो हार्मोनिक ऐसे डिसाइड होता है कितना नंबर मल्टीप्लाइड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो v/2l के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड है तो 2v/2l, 3 मल्टीप्लाइड है तो 3v/2l, तो 3v/2l हो गया, तो आपका थर्ड हार्मोनिक हो गया। ओवरटोन क्या होता है, जो ये फंडामेंटल वाला लूप बन रहा है ना, उससे कितने लूप एक्स्ट्रा बन रहे हैं। जैसे यहां पे देखो फंडामेंटल में एक ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे बना, उसके आगे वाले में ये तो बना ही बना, वैसा वाला तो बना ही बना, एक एक्स्ट्रा आ गया। एक लूप अगर एक्स्ट्रा आया तो फर्स्ट ओवरटोन है। उसके अगले वाले में आप देखो 2 लूप एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, यहां पे और यहां पे 2 लूप एक्स्ट्रा, 2 लूप एक्स्ट्रा आ गया तो सेकंड ओवरटोन है। ओवरटोन बताता है कितने लूप्स एक्स्ट्रा चल रहे हैं बेसिक से, यानी कि फंडामेंटल से, ठीक है। अब जैसे कि बताओ, इसको आप अगर पहला हार्मोनिक बोल रहे हो, ओवरटोन इसका 0 है, एक भी एक्स्ट्रा लूप नहीं है, इसको कितना ओवरटोन बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि एक लूप एक्स्ट्रा है। इसको कितना ओवरटोन बोलोगे, सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि 2 लूप्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं
एज कंपेयर टू फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल में 1 होते थे, यहाँ पे 3 है तो 2 एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड ओवरटोन बन जाएगा। तो ओवरटोन बता दोगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर स्ट्रिंग एक साइड से खुली हो, स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड या फिर स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, तो बेटा अगर स्ट्रिंग एक साइड से खुली है ना, फ्री है ना, तो पहला फॉर्मूला v/4l बनता है, v/2l नहीं बनता, v/2l नहीं बनता, v/4l बनता है। उसका अगला वाला बनता है 3v/4l, मतलब सीधा थर्ड हार्मोनिक आ जाता है, समझ रहे हैं आप। देखो ये देखिए v/4l के बाद सीधा 3v/4l है, सीधा थर्ड हार्मोनिक है। और गेस करो तो उसके बाद क्या आएगा अगला, 5v/4l आ जाएगा। ये 5v/4l आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक। तो अगर मैं हार्मोनिक्स आपको लिख के बताऊं ना, तो मैं इसमें लिखूंगा फंडामेंटल, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ये हो गया आपका सीधा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक बन गया बेटा, 3 मल्टीप्लाइड है। और इसके बाद हो गया सीधा फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसमें क्या होता है ना, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होते हैं। आपको दिख रहे हैं इवन हार्मोनिक्स? हाँ, सेकेंड हार्मोनिक दिख रहा है, फोर्थ हार्मोनिक दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। खाली ऑड हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं, ऑड 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 खाली आपको मिलते जाएंगे, और इवन 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 खाली गायब होते जाएंगे, ठीक है। ओनली ऑड हार्मोनिक्स इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर? तो एक बार दिल बनाओ बेटा। ओवरटोन भी बता देता हूं, देखो इसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा लूप है, इसमें 1 एक्स्ट्रा लूप है, तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन बनेगा, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन बनेगा। इसमें कितने एक्स्ट्रा लूप है बेटे, तो 2 एक्स्ट्रा लूप हैं, तो ये बनेगा आपका सेकंड ओवरटोन। अगर हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स, फ्रीक्वेंसीज सारा क्लियर हो गया बेटा, तो फटाफट एक बार दिल बना दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मजा आ गया है ना। डन है ना? ओवरटोन बता दोगे ना, कितना लूप एक्स्ट्रा है ओवरटोन। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या मल्टीप्लाइड है वो हार्मोनिक। तो यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाइड है, थर्ड हार्मोनिक। तो यहां पे 1 मल्टीप्लाइड है v/4l के साथ, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड आता है, थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ आता है, फिफ्थ के बाद क्या आएगा, सेवेंथ आएगा, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फ्री एंड। अब जो फ्री एंड में बनता है ना, वही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी बनता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक साइड से बंद रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूं, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सेम फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रिंग जो था फ्री एट वन एंड, उसका भी वही फॉर्मूला v/4l, फिर 3v/4l, फिर 5v/4l, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेगा तो भी वही फॉर्मूला है, v/4l, 3v/4l, 5v/4l, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके बेटा आपको यहां पे सारे हार्मोनिक्स, सारे ओवरटोन, सारी फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको सिखा दी, ठीक है ना। चलो फटाफट लिख लो, कुछ लिखना है तो, हाँ फटाफट लिख लो, कुछ लिखना है तो। हो गया होगा, है ना, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सारे ओवरटोन, सारे ये सब हो गए। अब है अगला टॉपिक, रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब में ना हमेशा 2 बार लेंथ लिया जाता है, 2 बार। इसको बोलते हैं L1। एक बार और इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है बेटा, एक बार और दूसरे लेंथ में, है ना, और उसमें कुछ ऐसा सा लूप बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा L2। आपको पता है इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में? मैंने क्वेश्चंस भी बहुत करवाए हैं क्लास के अंदर। जब 2 लेंथ गिवन है रेजोनेंस ट्यूब में, मान लो पहला लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यहां से ना वेवलेंथ निकलता है, और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L2 माइनस L1। एक बार वेवलेंथ आ गया, एक बार वेवलेंथ आ गया इस फॉर्मूले से, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी बराबर, या फिर V निकालना होता है जनरली, तो V बराबर F इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन टू यू, लैम्डा आप यहां से निकाल लोगे, एंड यू विल बी डन एंड डस्टेड। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा 2 लेंथ गिवन होते हैं कि पहले लेंथ में यहां पे रेजोनेंस हुआ, दूसरे लेंथ में यहां पे रेजोनेंस हुआ, 2 लेंथ आपको गिवन है, आपको निकालना है कि बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो लैम्डा निकाल लेंगे आप पहले, ठीक है। लैम्डा आप ऐसे निकालेंगे 2 टाइम्स L2 माइनस L1 से। ये रेजोनेंस ट्यूब का फॉर्मूला है बेटा, सिंपल सा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है,
यहां पे लैम्डा निकल गया, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ साउंड आ जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो वेरी 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 सिंपल, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, रेजोनेंस ट्यूब भी हो जाएगा। दिल बना दो भाई फटाफट। अगला टॉपिक है बेटा डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट में क्या होता है, एक तो सोर्स होता है, एक तो ऑब्जर्वर होता है ना। अब ये दोनों मूव करते हैं, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो लैम्डा चेंज होता है, यानी कि सुनाई देने वाला एपरेंट वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। हालांकि मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं एकदम क्या क्या होता है। ऑब्जर्वर के मूव करने से, ऑब्जर्वर अगर मूव करता है ना, तो ये लैम्डा को चेंज नहीं करा पाता है, लैम्डा को चेंज नहीं करा पाता है। ये सब डिटेल में मैंने पढ़ा चुका हूं मैं अभी वेव्स में, प्रबल बैच के जस्ट पहले। तो ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो इट कैन नॉट चेंज लैम्डा, बट सोर्स कैन चेंज लैम्डा, सोर्स कैन चेंज लैम्डा। एनिमेशन दिखा के मस्त तरीके से पढ़ाया था, लेकिन ये तो रिवीजन है तो यहां खाली बताऊंगा। सोर्स कैन चेंज लैम्डा बट ऑब्जर्वर कैन नॉट चेंज लैम्डा। सोर्स जो लैम्डा चेंज कर सकता है उसका फॉर्मूला देख लो भाई, ये है लैम्डा एपरेंट बराबर एक्चुअल लैम्डा इंटू वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी। अब मैं आपको बताता हूं वी क्या है। वी है स्पीड ऑफ साउंड, वी एस है सोर्स का स्पीड, और वी है बेटा अगेन वही स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लैम्डा इंक्रीजेस, जब ये दूर जाता है तो लैम्डा इंक्रीज होता है, एंड व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लैम्डा डिक्रीजेस। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने बेटा, ठीक है ना। सोर्स जब दूर जा रहा है तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है। सोर्स अगर दूर जा रहा है तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर सोर्स पास जा रहा है तो लैम्डा डिक्रीज करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जस्ट उल्टा होगा, बट यस वेवलेंथ में ये होता है, दूर जाने से बढ़ता है, पास आने से कम होता है, दूर जाने से बढ़ता है, पास आने से कम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी, या फिर v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई डी। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे, घट रहा है तो आप माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वेवलेंथ, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी वाला बताता हूं मैं आपको। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी चेंज करा सकते हैं। वेवलेंथ में ऑब्जर्वर कुछ नहीं कर सकता था, बट फ्रीक्वेंसी में दोनों काम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्वर कैन ऑल्सो चेंज, सोर्स कैन ऑल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो यहां पे लिख लो फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी एपरेंट बराबर v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स। एक दो कंडीशन निकाल के बता देता हूं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो होता क्या है, मान लो सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे सोर्स रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जर्वर, मान लेते हैं ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के नजदीक जा रहा है। अगर वो नजदीक जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, ये याद रखो आप। उल्टा होता है वेवलेंथ में, वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बेटा, वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकता है सोर्स, फॉर्मूले में जरा आके देखते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखो क्या होगा, एफ एपरेंट बराबर एफ टाइम्स वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर। बताओ तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी लिखोगे, 0, तो ऊपर आएगा 0। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है ना, तो ऊपर आ जाएगा आपका 0। नीचे क्या आ जाएगा देखो मैं बताता हूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है ये, तो v प्लस माइनस वी एस, सोर्स की स्पीड को जोड़ना है या तो घटाना है, प्लस या माइनस हम लोग डिसाइड करेंगे। अब सोचो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा कब होगा, जब यहां पे माइनस साइन लिखोगे। समझ आया, जब आप नीचे क्या लिखोगे, माइनस साइन लिखोगे, तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ऐसे लॉजिक लगा के करना पड़ता है, ऐसे लॉजिक लगा के बेटा करना पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, सोर्स को दूर ले जाता हूं और ऑब्जर्वर को इसके पास ले जाता हूं, फ्रीक्वेंसी एपरेंट निकालते हैं, ठीक है। देखो 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 देखो, पहले तो ये देखो बेटा कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है।
नजदीक जा रहा है सोर्स के तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। और ऑब्जर्वर का कहां लिखा जाता है? ऊपर। तो कैसे बढ़ाएगा? न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तभी तो बढ़ाएगा। ऑब्जर्वर कैसे बढ़ा सकता है भाई? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है ना, पास जा रहा है तो बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी को। कैसे बढ़ा सकता है? ऊपर प्लस लिखना पड़ेगा। नीचे देखो क्या होगा, V और यहां पे VS है ना। सोर्स जो है वो ससुरा दूर जा रहा है, दूर, तो ये फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहता है। ये चाहता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। कम कैसे करेगा फ्रीक्वेंसी को? डिनोमिनेटर बड़ा रख के। बड़ा डिनोमिनेटर रखेगा ना तो फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर सकता है ये। तो दैट इज द केस, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स बेटा। ठीक है, दिल बना दो फटाफट से एक बार जल्दी से। और बाकी के केसेस यहां पे लिखे हुए हैं, अपना रिवीजन आराम से कर लेना। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है t.me/ggsurfeel। ठीक है, ये आपके टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगा। चलिए, डॉपलर इफेक्ट डन एंड डस्टेड। थोड़ा सा पानी पीते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एसएचएम, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, टॉपिक नंबर 37। आ जाओ। यस, टॉपिक नंबर 37, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में कुछ फॉर्मूले हैं जो लिस्ट यहां पे आपको दिया हुआ है। हालांकि मैं आपको एक बार ये फॉर्मूला सारा बता देता हूं, ठीक है ना। मैं आपको ये सारा फॉर्मूला एक बार करवा देता हूं। आपको सारा फॉर्मूला याद रखना चाहिए बेटा। दैट इज डन एंड डस्टेड। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो फोर्स बराबर -k/x होता है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप इसी में एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो मास से डिवाइड कर दीजिए, तो -k/m/x हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, k/m को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया बच्चे। k/m को क्या कहते हैं? ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो अगर k/m के जगह पे ओमेगा स्क्वायर रख दिया जाए तो a का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप -ω²/x, है कि नहीं? यस सर, ये हो गया अपना फोर्थ फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला फटाफट, F बराबर -kx, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो k/m कर दिया, k/m/x, वो एक फॉर्मूला बन गया, है ना। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया बेटे। तीसरा k/m को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। k/m को ओमेगा स्क्वायर लिखा तो a बराबर -ω²/x हो गया। कुछ फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए, बाकी फॉर्मूले में देखो यहां पे लिखता हूं। डिस्प्लेसमेंट का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है a sin ωt। वेलोसिटी का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है a ओमेगा cos ωt। और एक्सेलरेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है -a ω² sin ωt। तीनों इक्वेशन याद हैं क्या आपको? नहीं याद हैं अगर, अब याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 इक्वेशंस यहां पे हो गए, 4 वहां पे हो गए थे ना, 4। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6वां इक्वेशन, ये हो गया आपका 7वां इक्वेशन। 7 इक्वेशंस अभी तक आपको मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, एक रिलेशन होता है बेटा v और ओमेगा के बीच में, v और x के बीच में एक्चुअली। तो v बराबर ω√a² - x²। दिस इज योर 9th रिलेशन। ठीक है, 9th रिलेशन। इतने रिलेशन है आपके काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में। तो मैंने आपको सारा काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम एक बार रिवाइज करवा दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स, है ना। फोर्स से स्टार्ट करते हुए डन एंड डस्टेड, 4 रिलेशंस यहां पे और 4 रिलेशंस यहां पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। बाकी क्वेश्चंस करना है उस पे। अच्छा, एसएचएम और वेव का भी एक मैराथन प्लान किया है मैंने। आगे आने वाले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिएगा फिजिक्स के लिए। आने वाले 7 दिनों में बेटा कुछ इतना बेहतरीन रिवीजन प्लान्ड है, उसका एक वीडियो आज आपको मिलेगा। आप वो वीडियो आप देखना और आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बेहतरीन प्लानिंग कर दी है हमारे आने वाले 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद का प्लान फिर देखेंगे, बट पहले 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक कुछ बहुत अमेजिंग प्लान्ड है। उस वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक और छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूं, स्पॉइलर अलर्ट। कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होती है ना आप लोगों को, तो कैलकुलेशन के लिए भी कुछ प्लान कर दिया मैंने आपके लिए, और मैं सिखाऊंगा आपको थोड़ा कैलकुलेशन। कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। कब होगा वो सेशन, वो भी उस प्लानिंग वाले वीडियो में आपको आज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आज वो वीडियो आएगी, देखना जरूर, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है,
चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। देखो बेटा, स्प्रिंग चाहे ऐसे सीधी रखी हो, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हो, चाहे ऐसे इंक्लाइन रखी हो, टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। आज मॉक टेस्ट भी है बेटे, बाप रे बहुत मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत हमारी तरफ से तो बहुत मेहनत चल रही है, तुम्हारा नहीं पता बेटा मुझे। आज मैं मॉक टेस्ट भी लेने वाला हूं तुम्हारा 6 बजे के आसपास, या तो 6 बजे या तो 8 बजे, वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन यस, आज तुम्हारा मॉक टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डू द मॉक टेस्ट टुडे, मजा आएगा। 2 पाई अंडर रूट m बाई k टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग होता है बेटे ये। और अगर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन तुमसे कोई पूछ लेना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते थे, यानी कि 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। और पैरेलल में वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो सीरीज में लगाते थे, यानी कि सीधा k1 प्लस k2। और ये जो k होता है ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ अगर कम करोगे k की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेंथ अगर आप कम करोगे k की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, लेंथ आप बढ़ाओगे k की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया है पहले कि मान लीजिए हम लोग स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग स्प्रिंग लेते हैं ऐसे, एक स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है बेटा, k इसका कांस्टेंट है। सबसे पहले ना इसको दो पार्ट में काट देते हैं, बीच से दो पार्ट में कट कर दिया, तो एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। बताओ तो इनका स्टिफनेस कितना हो जाएगा? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है बेटा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और लेंथ को मैं हाफ कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं, तो इनवर्स की वजह से k जो है वो डबल हो जाएगा, k जो है ना वो डबल हो जाएगा। तो ये 2k बन जाएगा और ये 2k बन जाएगा, है ना। लेंथ आप हाफ करेंगे, k जो है वो डबल हो जाएगा। अब बोला गया जो कट चुका है स्प्रिंग, दोनों जो कट चुके हैं उनको पैरेलल में ऐड कर दो। अब ऐसे बोल रहा है कि इनको आप पैरेलल में ऐड कर दो, 2k और 2k। अब बताओ इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना है? तो पैरेलल में आंसर क्या होता है? k1 प्लस k2। अब जो आंसर आएगा ना k इक्विवेलेंट का, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, आंसर आएगा 4k। बढ़िया क्वेश्चन है ना बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्प्रिंग लीजिए, उसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, उसके बाद पैरेलल में लगा दीजिए, चाहे उसके बाद उसको सीरीज में लगा दीजिए। सीरीज में लगा दोगे तो सेम आंसर वापस आ जाएगा, k आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि वही फॉर्मूला जो है ना k1 k2 अपन k1 प्लस k2 हो जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 वाला, उससे सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐड करोगे 4k बन जाएगा। डन एंड डस्टेड, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अगर आपके पास एक ऐसे पेंडुलम है, 39 टॉपिक्स पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। लेंथ इसका l है मान लीजिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड इसका होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g। सिंपल, डन एंड डस्टेड। लेकिन इसी पेंडुलम को अगर लिफ्ट में रख दिया जाए और एक्सेलरेट कराया जाए तो चीजें बदल जाती हैं। देखिए वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। सूडो फोर्स लग जाता है उस पर, है ना। तो मान लो ऐसे लिफ्ट है, मान लो ऐसे आपका पेंडुलम है, ठीक। मान लीजिए आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो mg तो नीचे लगता ही था। सूडो फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होती है ना, तो ma भी नीचे लग जाएगा। तो जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा बेटे, नेट फोर्स नीचे की तरफ, वो हो जाएगा ma प्लस mg, यानी कि जो g इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा आपका g प्लस a। तो जो टाइम पीरियड आएगा ना वो आएगा 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g प्लस a। आता है ये सब सभी को, है ना। यस, तो ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेलरेशन ऊपर रखेंगे तो नीचे लगेगा g प्लस a। फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, ध्यान रखना भाई इसका आप, है ना। इस टॉपिक का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा ध्यान रखेगा। एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ है बेटे। अब आपका पेंडुलम ऐसे गिवन है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा, है ना। तो देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इस बार mg तो नीचे लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे होने से ma ऊपर चला जाएगा। तो जो g इफेक्टिव है ये हो जाएगा आपका g माइनस a। तो जो टाइम पीरियड है ना वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाई
G माइनस ए, इसमें G माइनस ए आ जाता है। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और केस कराता हूं मैं आपको, देखो एक और केस ये है कि मान लो पेंडुलम ऐसे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो देखो क्या होगा, G तो नीचे लगेगा, mg तो नीचे लगेगा, बट ma पीछे लगेगा। सही है बेटा, एक्सेलरेशन आगे तो mg ma जो है वो पीछे, सूडो फोर्स जो है वो पीछे, है ना। तो पेंडुलम पे दो एक्सेलरेशन लगेंगे, एक नीचे की तरफ G और एक इस तरफ A। तो बता इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव कितना है, अंडर रूट G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तीनों केस मैंने आपको करवा दिए कि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा, दाएं या बाएं एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा, डन एंड डस्टेड है बेटा। ठीक है ना, यस। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी थर्मल फिजिक्स पूरा करवाया है क्या, पूरा एकदम 2 सेशन में पूरा थर्मल फिजिक्स 50 टॉपिक्स में उसको इंक्लूड नहीं किया है ताकि बाकी चीजें इंक्लूड कर पाऊं मैं ज्यादा अच्छे से ना। 50 के अंदर मेरे को सारा सिलेबस इंक्लूड करना था ना बेटा, तो 50 टॉपिक्स में मैंने थर्मल फिजिक्स हटा दिया है। रीजन क्या है, अभी कल और परसों में बस इस टॉपिक के जस्ट पहले थर्मल फिजिक्स ही करवाया मैंने, पूरा का पूरा करवा दिया है 4 घंटे में। एक दिन में मैंने केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स करवाया, और अगले दिन में मैंने पूरा का पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करवाया, यानी कि आपका उसमें आ गया हीट ट्रांसफर, उसमें आपका आ गया कैलोरीमेट्री, उसमें आ गया आपका थर्मल एक्सपेंशन। तो उसको मैंने हटा दिया यहां से, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 10 टॉपिक्स बचे हुए हैं, मतलब 11 टॉपिक्स कह लो इसको काउंट करते हुए। फ्लूइड मैकेनिक्स पे अपन आ चुके हैं बेटा। आइए, सरफेस टेंशन में बहुत सारे अलग 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 फॉर्मूले हैं, मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले बताना चाहूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, एंड ऑल्सो सरफेस टेंशन इज गिवन बाय एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखो चाहे एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखो, दोनों ही सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ठीक है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया हो जाएगा। होगा क्या, यहां से देखो तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया हो जाएगा क्या, हाँ। अब देखो सवाल कैसे कैसे आते हैं, मैं आपको सारे फॉर्मूले बताता हूं। ठीक है, बोलेंगे कि हमें एक ड्रॉपलेट को फॉर्म करना है, ड्रॉपलेट फॉर्म करना है एक हमें, तो बताओ कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर सरफेस टेंशन T है। तो देखो आंसर क्या होगा, एनर्जी बराबर T इंटू एरिया होता है बेटा, है ना। तो एनर्जी बराबर T इंटू एरिया, और एरिया ऑफ अ ड्रॉपलेट इज हाउ मच, अगर इसका रेडियस r है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर होता है क्या, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ड्रॉपलेट, है ना। एनर्जी बराबर टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, तो एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, बोलता है नहीं मेरे को सोप बबल फॉर्म करना है, सोप बबल। तो बबल की मैं आपको खास बात बताता हूं क्या है, ये अंदर से भी इसमें हवा होती है बेटा और बाहर से भी हवा होती है। बीच में देखो यहां पे बबल है, मतलब पानी है, ये देखो ऐसे, बट अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है। तो इसमें कांटेक्ट 2 जगह बनता है। कितने जगह कांटेक्ट बनता है बेटा, हवा और पानी का कांटेक्ट 2 जगह, एक बाहर और एक अंदर, 2 सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसी का फॉर्मूला लिखूंगा ना कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्लो अ सोप बबल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा T इंटू 8 पाई r स्क्वायर। समझे क्या, डबल क्यों कर दिया मैंने, एरिया डबल लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, बबल में डबल, ये याद रखना है आपको, है ना। तो बोलेगा बबल फॉर्म करके बताओ, तो ये फॉर्मूला है ना। तो देखो बेटा यही सब यहां पे लिखा हुआ, अभी आप देखोगे ना, लिक्विड ड्रॉप को फॉर्म करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी चाहिए। सोप बबल को फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए, तो 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटे, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अगला है स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप इंटू स्मॉलर ड्रॉप। ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो आप, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप इंटू स्मॉलर ड्रॉप।
कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो ये मैं आपको करके बताता हूं क्या चीज है ये, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं, है ना। एक मान लो बड़ा सा ड्रॉपलेट है, कैपिटल आर इसका रेडियस है, ठीक है। इसको तोड़ दिया छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में, सभी का रेडियस आर, नंबर एन, एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में। तो बताए क्या करते हैं अपन, वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हैं। वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं कि सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो बताना इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, 4/3 पाई आर क्यूब होगा इसका वॉल्यूम, बराबर इनका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये एन नंबर में है सबसे पहले तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हर एक का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब। हर एक का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब और एन नंबर में है तो एन से मल्टीप्लाई, तो 4/3 पाई कैंसल, है ना। तो देखिए कैपिटल आर की वैल्यू आएगी एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। मान लो मैं आपसे कहता हूं बेटा कि एक बड़ा सा ड्रॉपलेट है, बड़ा सा ड्रॉपलेट, ठीक, इसका रेडियस है मान लो 100 मीटर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 100 मीटर बहुत ज्यादा होता है, इतना बड़ा ड्रॉपलेट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, बट क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपन, है ना। 100 मीटर का ड्रॉपलेट है, इसको तोड़ना है 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, एन बराबर 1000 छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में तोड़ना है, तो हर छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, है ना। तो देखो कैपिटल आर कितना हो गया 100, एन कितना हो गया बेटा 1000 की 1 पावर 1/3 हो जाएगा 10, सही है ना। 1000 का क्यूबिक रूट हो जाएगा 10, है ना। 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 होता है, तो 1000 का क्यूबिक रूट हो जाएगा 10 और स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है 10 मीटर। तो ये बताता है ये फॉर्मूला। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए करा रहा हूं कि इससे एक बार पोटेंशियल का क्वेश्चन आया था कि एक बड़ा ड्रॉपलेट है जिसका पोटेंशियल इतना है, उसको एन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया गया, उनका पोटेंशियल इतना है, ये बताओ वो बताओ, उसमें भी वॉल्यूम कंजर्वेशन लगता है ना। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के रेडियस निकालना हर एक बच्चे को आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको करवाया आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस टेंशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो जब आप ऐसी हरकत करते हो कि एक बड़े को छोटे छोटे में तोड़ दिया, ऐसा कुछ हरकत कर दिया, तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे तो एनर्जी लगती है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जब छोटे छोटे वाले मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी का फॉर्मूला बेटा मैं डायरेक्ट आपको यहां पे लिखा हुआ दे रहा हूं, आपको याद रखना है कितनी एनर्जी निकलती है, उसका फॉर्मूला ये है, एनर्जी रिलीज्ड या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सरफेस टेंशन के हिसाब से है, दोनों फॉर्मूले सही हैं, दोनों फॉर्मूले का आपको याद रखना है बेटा। 4 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर मतलब बड़े वाले का रेडियस, इंटू टी 1/r माइनस 1/ कैपिटल आर। ये थोड़ा सा एक लंबा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, मैं जानता हूं, बट इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये है क्या आखिर, वर्क डन जब आप ड्रॉपलेट को तोड़ देते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, या फिर जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं, तब का वर्क डन। अगर आपको स्मॉल आर नहीं गिवन है, एन गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी एन की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा जो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सरदर्द साबित हो सकते हैं, बट आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हो कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना हुआ कोई बता सकता है। क्वेश्चन बना दिया मैंने एक बैठे बैठे आपके सामने ही, है ना। तो फॉर्मूला देख बेटा, फॉर्मूला देख, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी एन की पावर 1/3 माइनस 1, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी एन की पावर 1/3 माइनस 1। अब देख 4 पाई तो चलो कांस्टेंट है, आर यानी कि बड़े वाले का रेडियस कितना गिवन है 100, है ना। इस क्वेश्चन में 100 नहीं गिवन था क्या, बिल्कुल गिवन था, तो 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी गिवन रहेगा आपको सरफेस टेंशन। एन की पावर 1/3, 1000 ड्रॉपलेट्स में तोड़ा है 1000, तो 1000 की पावर 1/3 कितना होता है 10,
और 10 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9। ये आंसर है बेटा वर्क डन का। समझ रहे हो? थोड़ा सा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आसान सी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सेस प्रेशर। अगर एक ड्रॉपलेट हुआ तो इसके अंदर का प्रेशर जो है P इनसाइड कितना एक्सेस होता है P आउटसाइड से, यानी कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कितना होता है 2T/R। 2T/R इज द एक्सेस प्रेशर। ठीक है, सोप बबल में डबल तो 4T/R, नया टॉपिक। ठीक है, एक्सेस प्रेशर ऑफ अ ड्रॉपलेट 2T/R, एक्सेस प्रेशर ऑफ अ सोप बबल 4T/R इज द आंसर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर मतलब इनसाइड और आउटसाइड में कितना फर्क है। ये आपको मिल जाएगा नोट्स रिवाइज करने के लिए, मस्त बैठ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, बढ़िया प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स भी दे रहा हूं मैं इन चीजों का, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, लिख लिख के कितना देता रहूंगा मैं आपको, तो इसको मैं आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में देने वाला हूं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव अहेड नाउ। व्हेन बबल्स आर इन कॉन्टैक्ट, देखो कई बार ऐसा बोलेंगे ना कि एक बबल छोटा सा है, एक बबल जो है वो बड़ा सा है, ये दोनों जो है वो कॉन्टैक्ट में है, इसका रेडियस बताओ बोलते हैं, बीच वाले का रेडियस बताओ, है ना। दो बबल्स हैं, दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, बीच वाले का रेडियस बताओ, तो फॉर्मूला होता है R1R2/R1 - R2, R1R2/R1 - R2। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, एक का 4 गिवन था, एक का 5 गिवन था, तो ऐसा था वो क्वेश्चन। देखो कि एक बबल ऐसे है, ठीक है ना, और दूसरा बबल जो है वो ऐसे है, दोनों के दोनों जो है वो कांटेक्ट में है, ये रहे, ये दोनों बबल जो है वो कांटेक्ट में है, चिपके हुए एक दूसरे से। इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो बीच में सरफेस बनेगा, बीच में ये वाला, इसका रेडियस बताओ। तो आंसर क्या है R1R2/R1 - R2, तो 5 × 4 / 5 - 4, सेम वैल्यू था बेटा जब नीट में क्वेश्चन आया था, 20 इज द आंसर। 5 × 4 = 20/1, 20 सेंटीमीटर इज द आंसर, है ना। सेम क्वेश्चन देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर में। तो जब दो बबल्स कांटेक्ट में हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाता है R1R2/R1 - R2। ये वाला देखो, व्हेन टू सोप बबल्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू बबल, जो आपने अभी पढ़ा था ना कॉम्बाइन वाला, वो था ड्रॉपलेट के लिए, कि कैपिटल R बराबर N⁻⁴ इंटू स्मॉल r। ये ड्रॉपलेट के लिए है कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाएं, तो ये रिलेशन है बेटा R और R में। लेकिन यहां पे ड्रॉपलेट नहीं बोल रहा है, बबल बोल रहा है। अगर दो सोप बबल मिले और एक नया बबल बनाए, सोप बबल, ड्रॉपलेट नहीं बेटा, ड्रॉपलेट नहीं, सोप बबल मिले और नया बबल बनाए, तो उसका रेडियस होता है √R1² + R2², √R1² + R2²। दो छोटे छोटे मिलके एक बड़ा बबल बना रहे हैं, ठीक है। तो √R1² + R2²। देखो मान लो मैं कहता हूं कि एक छोटा ड्रॉपलेट, छोटा बबल 3 सेंटीमीटर के रेडियस का है, एक और छोटा बबल है जो 4 सेंटीमीटर के रेडियस का है, ये दोनों मिलके एक बड़ा बबल बना लेते हैं। इसका रेडियस कौन बताएगा मुझे? बबल है, बबल, ड्रॉपलेट नहीं है बेटा, बबल। बताओ क्या आंसर होगा? √3² + 4² और आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। डन एंड डस्टेड। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है रिवीजन करने में? ऐसा लग रहा है ना कि पढ़ रहे हो ये टॉपिक, है ना। मुझे भी लग रहा है कि पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी में क्या होता है, जब आप ऐसे एक ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं किसी लिक्विड के अंदर, ठीक, कोई लिक्विड है यहां पे, तो कई बार ये राइज कर जाता है और कई बार ये फॉल कर जाता है। राइज वाले केस में हम बोलते हैं कि भाई एडहेशन इज मोर देन कोहेशन। एडहेशन मतलब दूसरे के साथ चिपक जाना, कोहेशन मतलब अपने मॉलिक्यूल्स में ही चिपके रहना। तो एडहेशन ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जाएगा बेटा। तो एडहेशन ज्यादा, और एडहेशन तब ज्यादा होता है ना, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। तो 3 टाइप के एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ लो पहले तो आप, ठीक है। देखो पहला एंगल ऑफ कांटेक्ट है एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट बोलते हैं इसको।
इसमें जो है ना कॉन्केव शेप बनता है और लिक्विड राइज कर जाता है, लिक्विड राइज कर जाता है। शेप जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये देखिए ऐसा शेप बनता है, लिक्विड राइज कर जाता है, क्योंकि एडहेशन इज मोर देन कोहेशन इन दिस केस, एडहेशन ज्यादा है, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देखो, दूसरे में क्या होता है, मान लो मरकरी रख दिया आपने यहां पे, मान लो इस पे मरकरी रखा हुआ है बेटा, तो ये लिक्विड नीचे जाता है, फॉल कर जाता है, फॉल। इसमें जो है कॉन्वेक्स शेप बनेगा, कॉन्वेक्स शेप बनेगा। अगर फॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन, कोहेशन ज्यादा हो रहा है एडहेशन से, है ना। आपस में ज्यादा चिपक रहे हैं इन लोग, दूर से दूसरे वाले से नहीं चिपक रहे, आपस में ज्यादा चिपक रहे हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 होता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इसको। कॉन्वेक्स शेप बनेगा, लिक्विड फॉल कर जाएगा। और अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री हो जाए, एकदम 90 डिग्री हो जाए, तो प्लेन शेप बनता है। प्लेन शेप बनने का मतलब है बेटा कि यहां पे आपका जो कैपिलैरिटी होगा ना तो राइज करेगा ना तो फॉल करेगा, ऐसे सीधा सीधा ऐसे पड़ा रहेगा, यू प्लेन, ठीक है। ऊपर जाएगा अगर तो ऐसे कॉनकेव बनाएगा, यूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री। ये देखो ना, यहां पे टेंजेंट डालो, ये लेस देन 90 डिग्री आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में आप जैसे कि ऐसे आप टेंजेंट डालोगे बेटा तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, और तीसरे वाले में सीधा सीधा 90 डिग्री आएगा। और कितना फॉल या कितना राइज करता है उसका भी एक फॉर्मूला है, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। ये है कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला, कितना राइज किया कितना फॉल किया। यहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है, ठीक है, t इज द सरफेस टेंशन। अच्छा अगर प्योर ग्लास वाटर गिवन हो, प्योर ग्लास एंड वाटर का कॉम्बिनेशन गिवन हो, तो पता है कॉस थीटा कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है, यानी कि थीटा कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। प्योर ग्लास और वाटर हो तो कॉस थीटा 1 ले लेना है। कई बार क्वेश्चन आएगा कैपिलरी राइज निकालो, बट थीटा गिवन ही नहीं रहेगा। तुम बोलोगे सर ने फॉर्मूला बताया था उसमें तो थीटा आता था, यहाँ तो थीटा गिवन ही नहीं है, क्या करें, थीटा 0 ले लेना है, कॉस थीटा 1 ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब कोई ड्रॉपलेट ऐसे नीचे जा रहा होता है तो कभी कभी क्या मतलब थोड़ी देर बाद mg और fv दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जब नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने लग जाता है पार्टिकल। कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है उसी को अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा ये वाला है, ये वाला 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा इज द विस्कोसिटी, ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी ट्रैवल कर रही है ना उसका डेंसिटी रो है, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जिस लिक्विड में ट्रैवल कर रहा है वो सिग्मा है। और एक स्टोक्स लॉ होता है जो फोर्स बताता है कितना फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, वो है 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है। तो फॉर्मूला रिवीजन हो गया, स्टोक्स लॉ इज 6 पाई ईटा आरवी एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज ये वाला 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा इज द विस्कोसिटी। चलिए रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू इज द विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी, v इज द वेलोसिटी, d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की खास बात यह है कि ये टर्बुलेंट और लेमिनार को बताता है। लेमिनार मतलब लेयर्ड फ्लो, टर्बुलेंट मतलब एकदम फैला हुआ फ्लो, है ना। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 के नीचे हुआ तो लेमिनार है, अगर ये 2000 के ऊपर हुआ तो टर्बुलेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। रो इज द डेंसिटी, v इज द वेलोसिटी, d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड म्यू इज द विस्कोसिटी, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर भी डन एंड डस्टेड हो गया। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि मान लो एक ट्यूब में से कोई लिक्विड फ्लो होता है, यहां पे मान लो एरिया a1 है, वेलोसिटी v1 है, यहां पे एरिया a2 है, वेलोसिटी v2 है, तो a1 v1 बराबर a2 v2 होगा। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। a1 मल्टीप्लाइड बाई v1 बराबर a2 मल्टीप्लाइड बाई v2। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला बेटा सॉलिड्स आ गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। लेकिन ये 3 टाइप के होते हैं बच्चे, है ना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा शियर, तीसरा बल्क।
तीनों पढ़ा दूं एक बार जल्दी से, है ना। देखो लॉन्जिट्यूडिनल के केस में डायग्राम एक बार आप देख लो कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो लॉन्जिट्यूडिनल के केस में ऐसे है ना, इसको यूं खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है, फोर्स एफ लगा के खींचते हैं तो लॉन्जिट्यूडिनल हो गया। शियर के केस में डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसे रखा हुआ है बॉडी और इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं बेटा एफ, ठीक है, ये एफ लगा दिया टेंजेंशियल फोर्स। बल्क के केस में क्या होता है, चारों दिशाओं से बराबर बराबर प्रेशर लगता है, प्रेशर चारों दिशाओं से बराबर बराबर प्रेशर जो है वो लगाया जाता है, प्रेशर होता है यहाँ पे डेल्टा पी, ठीक है। इसका स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, इसका भी स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इसका स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर के बराबर। फॉर्मूला है, याद रखना है। इसका स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, इसका भी स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, लेकिन इसका स्ट्रेस है बेटा चेंज इन प्रेशर के बराबर। कितना प्रेशर में चेंज हुआ उससे निकलता है। स्ट्रेन सुन लो, इसका जो स्ट्रेन है E, उसको लिखेंगे आप डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जबकि इसका स्ट्रेन क्या होता है पता है, देखो ये कैसे डिफॉर्म करता है, पहले तो आप वो देखो फिर आपको मजा आएगा। ये अगर आपने ऐसे रखा था ना तो फोर्स लगाने के बाद ये हल्का ऐसे चला जाता है आगे की तरफ, यूं टेढ़ा सा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे आगे चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेल्टा एक्स आगे चला गया, डेल्टा एक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल। तो यही डेल्टा एक्स बाई एल इज अवर स्ट्रेन। डेल्टा एक्स मतलब कितना टिल्ट हो गया, कितना आगे चला गया, डिवाइडेड बाई लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो स्ट्रेन आ जाता है। और यहां पे जो स्ट्रेन होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पूरा ही कंप्रेस हो रहा है ना, तो वॉल्यूम ही चेंज हो गया इसका। तो तीनों का स्ट्रेस हो गया, तीनों का स्ट्रेन हो गया। एक बार देख लो बेटा जल्दी से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है, देखो हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है ना। 47 टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यही हुक्स लॉ है। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। तो देख लो, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट, है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई ई। अब आप सोचो, क्या 3 टाइप के सिग्मा है, हाँ। क्या 3 टाइप के ई है, हाँ सर। तो कितने टाइप के मॉड्यूलस बनेंगे, 3 टाइप के बनेंगे। तो यहां पे मैं आपको तीनों टाइप का मॉड्यूलस पढ़ा देता हूं। सिग्मा बाई ई इज द फॉर्मूला, है ना। इसको बोलते हैं बेटा यंग्स मॉड्यूलस, पहले वाले को बोलते हैं अपन यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस y का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई ई। आप डिवाइड करके देखो तो आपका आंसर आएगा, सिग्मा को f बाई ए लिखेंगे और डिवाइडेड बाई ई करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल आएगा, एफ एल बाई ए डेल्टा एल। आ रहा है क्या सभी का आंसर, देखो तो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये यंग्स मॉड्यूलस बन गया। पूरा का पूरा सॉलिड्स यहां पे आपका एक तरीके से रिवाइज हो रहा है बेटे, हाँ। एफ एल बाई ए डेल्टा एल, यहां पे भी वही करो यहां पे, लेकिन इसको बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको, शेयर मॉड्यूलस। सेम चीज करना है लेकिन इसको जी से डिनोट करना है। इसका आंसर आ जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अच्छा सर, यहां पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा मॉड्यूलस पता है, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉडुलस का भी सेम, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, बल्क मॉडुलस को बीटा कहते हैं, तो ऊपर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। इसमें लेकिन एक माइनस साइन भी लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम कम होगा, है ना। तो एक चीज बढ़ा रहे हो, दूसरी चीज कम हो रही है, तो एक चीज पॉजिटिव आएगी, दूसरी चीज नेगेटिव आएगी। तो बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस साइन यहां पे लगाया जाता है। अदरवाइज क्या होगा, डेल्टा पी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा वी नेगेटिव रहेगा, तो आपको हमेशा बल्क मॉडुलस नेगेटिव दिखाई देगा।
लेकिन नेगेटिव आपने एक पहले से तैयार रखा है जो उस माइनस को कैंसिल कर देगा। तो जैसे डेल्टा वी नेगेटिव आया, माइनस माइनस प्लस हो गया जाएंगे, इस माइनस के साथ मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बल्क मॉडुलस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों बेटा फॉर्मूले डन हो गए। एक बार दिल बना दो, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो। एक शीट के अंदर तीनों टाइप का मैंने आपको पढ़ा दिया, लॉन्जिट्यूडनल भी पढ़ा दिया, शेयर भी पढ़ा दिया और आपको बल्क भी पढ़ा दिया, है ना। ऐसे रिवीजन में मजा आता है ना, एक पेज में सारा हो जाए, 1 पेज रिवीजन ऑफ द चैप्टर, राइट। डन एंड डस्टेड बेटा। चलिए दिल बनाइए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। तो मॉडुलस वेलोसिटी से हो चुका है, अब आएगा बेटा एस्केप स्पीड फ्रॉम ग्रेविटेशन। देखो यार, एस्केप स्पीड v बराबर अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाई r होता है। 2021 में क्या सवाल आया मैं आपको बताता हूं। 2021 में उन्होंने डेंसिटी में इंटरेस्ट दिखाया, मास में इंटरेस्ट नहीं दिखाया बल्कि डेंसिटी में इंटरेस्ट दिखाया। तो अभी बताएंगे उसको आपको, ठीक है। डेंसिटी वाली बात अभी आपको बताते हैं। देखिए डेंसिटी बराबर होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, आप जानते हैं बिल्कुल। मास बराबर होता है बेटे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो वेलोसिटी बराबर अंडर रूट 2g, मास को क्या लिख सकता हूं मैं, मास को डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं, एंड डिवाइडेड बाय आर। तो ये वाली टेक्निक थोड़ा सा आपको आना चाहिए, टेक्निक बता रहा हूं आपको, ये टेक्निक बेटा आपको आना चाहिए कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास को इस चीज के अंदर, है ना। अब देख लो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये r और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा यहां पे r स्क्वायर। और बेटा r स्क्वायर का रूट क्या होता है, r स्क्वायर का रूट r होता है। तो एस्केप वेलोसिटी में r आ जाएगा, अंदर जो भी रखा है वो रहने दो। तो मेरे को बस ये समझाना था बेटा कि अगर डेंसिटी गिवन है ना, डेंसिटी अगर सेम गिवन है ना, तो v प्रोपोर्शनल टू r होता है। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया 2021 का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आता है जब डेंसिटी सेम गिवन हो। कितने लोगों ने ट्राई किया है, दिल बना के बताओ एक बार बेटा। मैंने जब ग्रेविटेशन अभी पढ़ाया था 2-4 दिन पहले इन प्रबल बैच, तो ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था और इसकी थ्योरी तो पढ़ाई थी, है ना। बाकी क्वेश्चन भी करवा दिया था मैंने आपको, ठीक है। डन है, हो जाएगा। एस्केप स्पीड, चलो एस्केप स्पीड पे और 2-3 चीजें बताता हूं मैं आपको। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाई r, है ना। इसको आप r से डिवाइड कर दो, इसको आप r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से मैंने इसको डिवाइड कर दिया बेटा। तो देखो ये क्या बन गया, gm बाई आर स्क्वायर, ये होता है बेटा स्मॉल g। ये क्या होता है बच्चे, स्मॉल g। तो ये बन जाएगा स्मॉल g रूट 2gr अंडर रूट 2gr। ये भी एक फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। इसमें अगर g की वैल्यू 9.8 डाल दी जाए और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर डाल दिया जाए ना, तो ये आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे ख्याल से हैंडल कर लोगे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, यू कैन डेफिनेटली हैंडल दिस, है ना। ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था जो मैंने यहाँ पे करवाया है, नीट 2021 की का क्वेश्चन है ये। v इज प्रोपोर्शनल टू r, एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r व्हेन डेंसिटी इज सेम। ग्रेविटेशनल फील्ड g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, बोला गया कि हमको डेंसिटी सेम है दो प्लैनेट की। तो देखो डेंसिटी बराबर वही करोगे आप, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास की जगह आप क्या डाल दोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो g बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, कैपिटल G इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर क्यूब को मार दिया। यहां पे भी स्मॉल g प्रोपोर्शनल टू r आ जाता है, यहां पे भी प्रोपोर्शनल टू r आ जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि अ प्लैनेट इज 3 टाइम्स बिगर देन अर्थ, है ना, तो उसका g कितना होगा, तो उसका भी आंसर आया था 3 टाइम्स ही होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब कांस्टेंट है। आर स्क्वायर ने आर क्यूब को मार दिया है बेटा, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, सैटेलाइट थ्योरी का मैं आपको सारा रिवीजन यहां पे देने वाला हूं एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर लास्ट टॉपिक। मैकेनिक्स तो हम यहां पे कर नहीं रहे बेटा, मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, बताओ आप। मैकेनिक्स तो पूरी पढ़नी पड़ती है, हालांकि मैकेनिक्स में एक मैराथन सेशन आएगा नीट के पहले पहले, मेरे ख्याल से 8 तारीख को आएगा। मैंने पूरा 15 दिन अच्छे से प्लान किया हुआ है आपके लिए, और प्लानिंग का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा।
कि अगले 15 दिन में आप फिजिक्स को कैसे और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हो। पूरा एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा बेटा। और मेरे ख्याल से 8 जुलाई को मैंने प्लान किया है, पूरा मैकेनिक्स मैराथन वीडियो होगा आपका। पूरा मैकेनिक्स एक साथ में आपको समझा दूंगा, पूरा मैकेनिक्स एक साथ में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बड़ा मजा आएगा आपको बेटा। सैटेलाइट थ्योरी का सारा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं एक बार जल्दी से, ठीक है। तो जब सैटेलाइट होता है अर्थ के अराउंड या फिर किसी भी प्लैनेट के अराउंड, तो बेटा उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटे -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R। ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होती है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2R। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होती है -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R अगेन, है ना। सॉरी 2R आ जाएगा ना, 1 - 1/2 2R आ जाएगा। ये टोटल एनर्जी हो जाती है। 3 फॉर्मूले हो गए सैटेलाइट थ्योरी के। मैंने जब पढ़ाया है तो भी सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, यहां पे भी सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा √Gm डिवाइडेड बाई R, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2Gm डिवाइडेड बाई R। द रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल इज एस्केप इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल। एस्केप इज व्हाट? √2 टाइम्स ऑर्बिटल, ठीक है। किसी भी गिवन ऑर्बिट पे ये आपका रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक टी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई GM R का क्यूब, ठीक है। ये रिलेशन है। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, तो ये रिलेशन है बेटा। और टाइम पीरियड में और भी रिलेशन है जो मैं आपको बता दूं। एक थोड़ा पेंडुलम टाइप का रिलेशन है ये वाला, 2π√R³ आ वहीं से रहा है बेटा, वहीं से आ रहा है R³/GM, है ना। तो देखो टाइम पीरियड बराबर 2π√R³ डिवाइडेड बाई GM। अब देखो मैं आपको पेंडुलम के फॉर्म में इसको लिख के दिखाऊं एक बार। पेंडुलम के फॉर्म में GM/R² क्या होता है? स्मॉल g। GM/R² क्या होता है बेटा? स्मॉल g। तो देख ये t हो गया, ये 2π हो गया, √ एक r आप यहां पे छोड़ दो, R² आप इसके नीचे ले जाओ। R³ था ना ऊपर, यहां पे R³ था ना, एक r छोड़ दो कोई बात नहीं, बाकी जो R² बचा उसको इसके नीचे भेज दो, ये g बन जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2π√R/g। हाँ ये तो एकदम पेंडुलम जैसा है, एकदम पेंडुलम जैसा है। पेंडुलम में आता था 2π√L/g, यहां पे आता है 2π√R/g। तो ये पूरी की पूरी सैटेलाइट थ्योरी मैंने आपको रिवाइज करवा दी बेटा। और ये पूरे के पूरे 50 टॉपिक्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। 2 दिन लगा मुझे ये सारा कुछ करवाने में, बट इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूं, और बच्चों की बहुत जबरदस्त हेल्प कर पा रहा हूं, ऐसी वैसी नहीं। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। गिरी हालत में 20 से 25 टॉपिक्स तो आएंगे, एकदम गिरी हालत में 20 से 25 टॉपिक्स से तो क्वेश्चन आना ही आना है बेटा। तो अगर ये दोनों सेशन को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है ना, तो आप बहुत अच्छे सिचुएशन में रहने वाले हो इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो बढ़िया से रिवाइज करके जाइएगा। अभी मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बेटा। कल 1 जुलाई है क्या? कल 1 जुलाई है क्या? यस। तो 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक का एक अमेजिंग सा प्लान मैं आपको देने वाला हूं, 15 डेज का स्ट्रैटेजी में देने वाला हूं। वो वीडियो जरूर देखना, सिर्फ 7, 8, 9 मिनट की रहेगी, बट बड़ा मजा आएगा आपको उस वीडियो को देख के, एंड यू विल एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बच्चों। अनलॉक 20 का ऑफर चल रहा है अभी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है, प्लस आप मेरा कोड लगा के एक्स्ट्रा ऑफ भी ले सकते हो। तो GG Live इज द कोड दैट यू कैन अप्लाई एंड देन यू कैन गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, है ना। 20% ऑफ तो आपको नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे मिल ही रहा है, प्राइसेस जो है वो कम हो चुके हैं। कोड आपको लगाना बेटा GG Live, ठीक है। आज से ही यानी कि 30 जून से ही रेडियंट बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, गरिमा मैम बायो पढ़ा रही हैं, भरत पांचाल सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बेस्ट बैच ऑफ अनअकैडमी यू आर गोइंग टू गेट हियर बेटा। GG Live इज द कोड दैट यू कैन अप्लाई एंड यू कैन स्टडी विद अस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिवाइज कॉम्प्रिहेंसिव फॉर नीट यूजी 2022
4 फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 4 फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले बेटा 26 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई और 14 ऑफ जुलाई को। तो इसको भी आप एनरोल कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीजी लाइफ कोड आप लगा सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए, एंड यू कैन गेट द 4 फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहां पे सेशन को एंड करते हैं और कल से एक नई शुरुआत करते हैं 1 जुलाई के साथ। क्या कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, आज एक वीडियो में आपको पता चल जाएगा। टिल देन बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।